और मैंने क्लियरली बताया था कि हर कोई ऑब्जेक्ट रेडिएशन एब्जॉर्ब भी करता है और इमिट भी करता है। ठीक है ना? तो पिछली क्लास में बताया था कि हर कोई ऑब्जेक्ट रेडिएशन एब्जॉर्ब भी करता है और इमिट भी करता है, लेकिन बताया था कि रेडिएशन में एब्जॉर्प्शन और इमिशन की अलग-अलग मैकेनिज्म होती है ना? तो मैंने क्लियर शब्दों में बोला था कि ऑब्जेक्ट पर जो रेडिएशन गिराई जाती है, इंसिडेंट की जाती है, उसके अकॉर्डिंग तो ऑब्जर्व करता है और ऑब्जेक्ट अपने खुद के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रेडिएशन इमिट करता है। मैंने बताया था कि रेडिएशन को स्टडी करने की यही स्किल होती है कि हम पहले एब्जॉर्प्शन को बिल्कुल अलग स्टडी करते हैं, इमिशन को बिल्कुल अलग स्टडी करते हैं और लास्ट में उसका रिजल्टेंट निकालते हैं। तो देखो पिछली क्लास में हमने एब्जॉर्प्शन और इमिशन को अलग-अलग स्टडी कर लिया था, याद है ना? तो पिछली क्लास में हमने रेडिएशन एब्जॉर्प्शन और इमिशन को अलग-अलग स्टडी कर लिया था, उसके जस्ट रिजल्ट ही बता रहा हूँ। है ना? जस्ट रिजल्ट ही बता रहा हूँ। तो देखो कल की क्लास में हमने, है ना? कल की क्लास में हमने शुरू में केवल रेडिएशन एब्जॉर्प्शन पढ़ा था। तो मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट पर जो रेडिएशन गिराई जाती है ना? ऑब्जेक्ट पर जो रेडिएशन गिराई जाती है, उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। और हमको अच्छे पता है ना, पिछली क्लास में देख लिया था कि अगर ऑब्जेक्ट परफेक्ट ब्लैक बॉडी हो, तब तो जितने रेडिएशन गिराओगे, सबके सबको एब्जॉर्ब कर लेगी। मतलब क्यू रेडिएशन गिराओगे, तो पूरा क्यू के क्यू को एब्जॉर्ब कर लेगी। भूल तो नहीं गए ना? मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट पर जो रेडिएशन गिराते हैं उसके अकॉर्डिंग एब्जॉर्ब करता है और ऑब्जेक्ट अगर परफेक्ट ब्लैक बॉडी है, तब तो जितनी रेडिएशन गिराओगे, सबके सबको एब्जॉर्ब कर लेगी। मतलब क्यू रेडिएशन गिराओगे तो पूरे क्यू के क्यू रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगी। लेकिन यही बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं हो, कोई ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट हो, मतलब रेड, ब्राउन, ग्रीन ऐसा ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट हो जिसकी एब्जॉर्बिटी ए हो, तो जितनी भी रेडिएशन गिराएंगे उसकी ए टाइम्स रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। मतलब क्यू रेडिएशन गिराएंगे तो कितना एब्जॉर्ब करेगा? क्यू इंटू ए, है ना? तो पहला पार्ट हमने पढ़ लिया था कि ऑब्जेक्ट पर जो रेडिएशन गिराते हैं उसके अकॉर्डिंग एब्जॉर्ब करता है। परफेक्ट ब्लैक बॉडी है तो जितना गिराएंगे सबके सबको एब्जॉर्ब करेगा। और ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट होगा जिसकी एब्जॉर्बिटी ए होगी, तो उसमें क्यू रेडिएशन गिराएंगे तो उसका ए टाइम्स एब्जॉर्ब करेगा। मतलब क्यू इंटू ए जितना एब्जॉर्ब करेगा। जैसे एब्जॉर्बिटी 1/3 है, तो क्यू रेडिएशन गिराएंगे तो Q/3 जितना एब्जॉर्ब करेगा, है ना? तो रेडिएशन एब्जॉर्प्शन हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था, है ना? तो पिछली क्लास में रेडिएशन एब्जॉर्प्शन कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद, है ना, उसके बाद सेकंड हाफ में हमने ओनली रेडिएशन इमिशन पढ़ा था। ठीक है ना? कि एब्जॉर्प्शन तो देख लिया था। उसके बाद सेकंड हाफ में हमने ओनली रेडिएशन इमिशन पढ़ा था। तो उधर भी मैंने क्लियरली बताया था, है ना? मैंने क्लियरली बताया था कि ऑब्जेक्ट पर जो रेस गिराई जाती है उसके अकॉर्डिंग एब्जॉर्ब करता है, लेकिन खुद के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रेडिएशन इमिट भी करता है। तो सेकेंड हाफ में हमने ओनली रेडिएशन इमिशन पढ़ा था। तो उसका भी रिजल्ट थोड़ा बता देता हूँ। कोई रेडिएशन इमिशन में पहले हमने कोई परफेक्ट ब्लैक बॉडी हो, वो कितना रेडिएशन इमिट करती है वो देखा था, है ना? तो पूरी हिस्ट्री नहीं बताऊंगा। ठीक, कल की क्लास में डिटेल में पढ़ चुके थे, इसे जस्ट रिजल्ट ही बताऊंगा। तो ये सबसे पहले हमने परफेक्ट ब्लैक बॉडी किस रेट से रेडिएशन इमिट करती है वो देखा था। तो मैंने क्लियरली बताया था कि स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई परफेक्ट ब्लैक बॉडी है तो वो किस रेट से रेडिएशन एनर्जी इमिट करती है? ए सिग्मा टी की पावर 4, है ना? डी बाई डी टी क्या होता है? रेट ऑफ रेडिएशन इमिटेड, है। तो पहले परफेक्ट ब्लैक बॉडी के बारे में देखा था। तुमको पता है कि कोई परफेक्ट ब्लैक बॉडी हो तो वो किस रेट से रेडिएशन इमिट करती है? ए सिग्मा टी की पावर 4, जहाँ ए इसका एक्सटर्नल सरफेस एरिया होता है, टी केल्विन टेम्परेचर। कंडक्शन और कन्वेक्शन में तो डिग्री से भी काम चल जाता है क्योंकि उसमें टेम्परेचर डिफरेंस था, लेकिन रेडिएशन में तो टी की पावर 4 है ना। इससे याद रखना कि रेडिएशन में जो टी होता है वो
एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब केल्विन टेम्परेचर, और सिग्मा एक कांस्टेंट होता है जिसको स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं। एक पिछले क्लास में पढ़ लिया था, है ना? और मैंने तुमको चमका कर बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने खुद के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रेडिएशन इमिट भी करता है। और मैंने बताया था कि कोई ब्लैक बॉडी हो तो वो तो किस रेट से रेडिएशन इमिट करती है, ए सिग्मा टी की पावर 4। लेकिन ये भी बताया था कि अगर मैंने ये बताया था कि अगर कोई ब्लैक बॉडी नहीं हो, कोई ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट हो मतलब रेड ग्रीन ब्राउन ऐसा कोई ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट हो तो कम रेडिएशन इमिट करता है ना? तो पिछली क्लास में क्लियरली बताया था कि किसी भी टेम्परेचर पर ब्लैक बॉडी सबसे ज्यादा रेडिएशन इमिट करती है, और उसी टेम्परेचर पर रेड ग्रीन जैसा कोई ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट हो तो कम रेडिएशन इमिट करता है, और जितना गुना कम रेडिएशन इमिट करता है उसको क्या बोलते हैं? इमिसिविटी ई। भूल तो नहीं गए ना? नो सर। ये तो बताया था कि किसी भी टेम्परेचर पर ब्लैक बॉडी सबसे ज्यादा रेडिएशन इमिट करती है, और अगर रेड ब्राउन जैसी कोई ऑर्डिनरी बॉडी हुई वो कम रेडिएशन इमिट करती है, और जितना गुना कम रेडिएशन इमिट करती है उसको इमिसिविटी ई बोलते हैं। जैसे कोई ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट ब्लैक बॉडी के कंपैरिजन में आधा रेडिएशन इमिट कर रहा है, इमिसिविटी हाफ। कोई ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट ब्लैक बॉडी के कंपैरिजन में 90% रेडिएशन इमिट कर रहा है तो उसकी इमिसिविटी 0.9 होगी, है ना? बस बिल्कुल परफेक्ट शब्दों में बोल सकते हैं कि किसी भी टेम्परेचर पर ब्लैक बॉडी सबसे ज्यादा रेडिएशन इमिट करती है, और ब्राउन रेड जैसी कोई ऑर्डिनरी बॉडी हो तो कम रेडिएशन इमिट करती है, और जितना गुना कम रेडिएशन इमिट करती है उसको इमिसिविटी ई बोलते हैं। बस हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि ब्लैक बॉडी किस रेट से रेडिएशन इमिट करती है, ए सिग्मा टी की पावर 4। तो कोई ऑर्डिनरी बॉडी होगी तो वो किस रेट से रेडिएशन इमिट करेगी, ए सिग्मा टी की पावर 4 इंटू ई। शक तो नहीं है किसी को? नो सर। है ना? तो कल की क्लास में चमका कर बताया था कि ब्लैक बॉडी किस रेट से रेडिएशन इमिट करती है, ए सिग्मा टी की पावर 4। और अगर कोई ऑर्डिनरी बॉडी हो तो ई गुना रेडिएशन इमिट करेगी, मतलब कोई ऑर्डिनरी बॉडी होगी तो वो किस रेट से रेडिएशन इमिट करेगी, ई ए सिग्मा टी की पावर 4, जहां ई, है ना, जहां ई उस बॉडी की इमिसिविटी होती है ना? और कल शॉर्ट में बताया था कि जो इमिसिविटी होती है ऑब्जेक्ट के कलर पे डिपेंड करती है ना, ये बता दिया था। और एक बार लिख भी सकते हैं, है ना? कल की क्लास में लिख करके मैंने बताया था कि इसमें डी बाई डी टी, है ना, इसमें डी बाई डी टी को हम परफेक्ट शब्दों में क्या बोल सकते हैं, रेट, सॉरी, डी बाई डी टी को हम क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय ऑर्डिनरी बॉडी ऐसा बोल सकते हैं, या रेट ऑफ एनर्जी को पावर भी बोलते हैं तो इसको पावर इमिटेड ऐसा ही बोल सकते हैं। कंफ्यूजन तो नहीं है ना? नो सर। ये ध्यान रखना, इसमें जो डी बाई टी है उसको परफेक्ट शब्दों में तो रेट ऑफ रेडिएशन इमिटेड लिख सकते हैं, या रेट ऑफ एनर्जी को पावर तो दूसरे शब्दों में पावर इमिटेड भी लिख सकते हैं। तो यहां तक तो हमने पढ़ लिया था, ठीक है ना? और आगे डायरेक्ट ध्यान रखना है ना, आगे कोई एक्सप्लेन क्या हो रहा है, आगे कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ध्यान रखना कि ब्लैक बॉडी किस रेट से रेडिएशन इमिट करती है, ए सिग्मा टी की पावर 4। और कोई ऑर्डिनरी बॉडी हो तो वो किस रेट से रेडिएशन इमिट करती है, ई ए सिग्मा टी की पावर 4, जहां ई, मैंने बताया था कि जहां ई उस ऑर्डिनरी बॉडी की इमिसिविटी होती है, ठीक है? अब चलो, अब इस इमिसिविटी का ऑपरेशन करते हैं, है ना? इस इमिसिविटी ये किस पे डिपेंड करती है वो देखना। तो देखो, कल की क्लास में टाइम नहीं था इसलिए पूरा बता नहीं पाया था, है ना? तो कल की क्लास में मैंने इतना ही बताया था कि इमिसिविटी भी बेसिकली ऑब्जेक्ट के कलर पे डिपेंड करती है ना? तो कल की क्लास में इतना ही बता पाया था कि इमिसिविटी भी बेसिकली ऑब्जेक्ट के कलर पे डिपेंड करती है ना? लेकिन ध्यान रखना कि इमिसिविटी के लिए रेडिएशन का किरचॉफ लॉ होता है ना? वही इमिसिविटी का पूरा डिटेल देखने के लिए, है ना, उसके लिए रेडिएशन का भी किरचॉफ लॉ होता है, और रेडिएशन के किरचॉफ लॉ को अभी डिटेल में नहीं बताऊंगा, अदरवाइज हम टॉपिक से भटक जाएंगे। अभी मैं इसका रिजल्ट ही बता रहा हूँ।
राइट टाइम पे उसको डिराइव भी करेंगे। तो अभी इसका रिजल्ट ही बता रहा हूँ, तो अच्छे ध्यान रखना तुम, है ना, अच्छे ध्यान रखना की रेडिएशन के किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग ये जो इमिसिविटी होती है वो कोइंसिडेंटली एब्जॉर्बिटी के बराबर होती है, तो ये ध्यान रखना है ना। तो उसको डिराइव हम आगे करेंगे, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए ध्यान रखना है ना अच्छे ध्यान रखना कि रेडिएशन के किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग, है ना, रेडिएशन के किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग ये जो इमिसिविटी होती है वो कोइंसिडेंटली एब्जॉर्बिटी के बराबर होती है। तो कल ही बताया था कि एब्जॉर्बिटी ऑब्जेक्ट के कलर पे डिपेंड करती है, बताया था ना। Yes, sir. तो कल की क्लास में बताया था कि एब्जॉर्बिटी उस ऑब्जेक्ट के कलर पे डिपेंड करती है, तो एब्जॉर्बिटी उसके कलर पे डिपेंड करेगी। तो एब्जॉर्बिटी की जुड़वा बहन जो इमिसिविटी होती है वो भी कलर पे डिपेंड करेगी, है। तो ध्यान रखना कि अगर तुम बुक में देखोगे, है ना, अगर तुम बुक में देखोगे तो रेडिएशन का किरचॉफ लॉ को बहुत खतरनाक टाइप से दिया होता है ना, अपनी शीट में भी बहुत खतरनाक टाइप से दिया होता है, लेकिन बहुत ज्यादा डरना मत, तुम अच्छे ध्यान रखना है ना कि अच्छे ध्यान रखना कि रेडिएशन की किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग जो इमिसिविटी होती है वो कोइंसिडेंटली एब्जॉर्बिटी के बराबर होती है। या अपने सिंपल शब्दों में बोल सकते हैं कि एब्जॉर्बिटी और इमिसिविटी दोनों जुड़वा बहनें होती है ना। जैसे इसके कुछ केसेस भी ले सकते हो, जैसे ब्लैक बॉडी, तो तुमको याद होगा कल ही मैंने बताया था कि ब्लैक बॉडी की एब्जॉर्बिटी 1 होती है, बताया था ना कल Yes, sir. Yes, कि sir. ब्लैक बॉडी की एब्जॉर्बिटी 1 होती है। और ये भी देख सकते हो कि इसकी इमिसिविटी भी 1 होती है ना। तुमको बताओ कि ब्लैक बॉडी किस रेट से रेडिएशन इमिट करती है, ए सिग्मा टी की पावर 4 या इसको 1 ए सिग्मा टी की पावर 4 बोल सकते हैं। तो इससे कंपेयर करेंगे तो E इक्वल टू कितना आएगा 1। तो ब्लैक बॉडी के लिए एब्जॉर्बिटी 1 होती है और इमिसिविटी भी 1 होती है। तो ये देख सकते हो, लेकिन किरचॉफ के लॉ से ही बोल सकते हैं ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना कि रेडिएशन के किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग एब्जॉर्बिटी और इमिसिविटी संयोग से कोइंसिडेंटली सेम होती है। तो हम बोल सकते हैं जैसे ब्लैक बॉडी है ना, तो कल ही पढ़ा था कि ब्लैक बॉडी की एब्जॉर्बिटी 1 होती है तो इमिसिविटी भी 1 होती है। ऐसे बताओ किसी ऑर्डिनरी बॉडी की एब्जॉर्बिटी 0.4 हो तो किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग इमिसिविटी भी 0.4 ही होगी, कर लोगे, Yes, sir. है ना। तो देखो इसका एक मैं ऑर्डिनरी टाइप का बिल्कुल चिल्लर टाइप का एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। है ना, इसका एक बहुत ऑर्डिनरी क्वेश्चन ले रहा हूँ, मुझ बने आंसर देने का ट्राई करना है ना। तो हमको दे रखा है कि कोई भी बॉडी है ना, रेड ग्रीन ब्राउन कैसी भी हो सकती है। तो हमको दे रखा है कोई बॉडी है, उसकी ट्रांसमिटिविटी हमको 0.1 दे रखी है, उसके बाद इसकी रिफ्लेक्टिविटी हमको 0.6 दे रखी है। तो इसकी इमिसिविटी कितनी होगी 0.3, बिल्कुल सही बोला है ना। एक बार देख लेते हैं, मत बोलो प्लीज, मत बोलो। तो एक बार देख लेते हैं ना, कोई डस्टर पेन कॉपी जैसा कोई ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट है, इसकी ट्रांसमिटिविटी 0.1 दे रखी है, रिफ्लेक्टिविटी 0.6 दे रखी है तो इमिसिविटी कितनी होगी वो देखना है। तो हम तुरंत समझ गए कि बताओ, है ना, तुरंत समझ गए कि डराने के लिए इमिसिविटी पूछी है, मतलब इनडायरेक्टली एब्जॉर्बिटी पूछी है। तो कल ही हमने पढ़ा था, है ना, सॉरी, कल ही हमने पढ़ा था कि एब्जॉर्बिटी रिफ्लेक्टिविटी और ट्रांसमिटिविटी का एडिशन कितना होता है 1, है ना, कल ही पढ़ा था कि एब्जॉर्बिटी रिफ्लेक्टिविटी और ट्रांसमिटिविटी का एडिशन 1 होता है। बस बताओ एब्जॉर्बिटी निकालनी है, रिफ्लेक्टिविटी 0.6, क्या हो रहा है यार, तो वही इन तीनों का एडिशन 1 होता है ना। तो एब्जॉर्बिटी निकालनी है, रिफ्लेक्टिविटी 0.6 और ट्रांसमिटिविटी 0.1 और इनका एडिशन 1 होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एब्जॉर्बिटी 0.3 है, तो इसकी जुड़वा बहन इमिसिविटी भी कितनी होगी 0.3, बिंदास हम बोल सकते हैं कर लोगे, हेलो, Yes, sir. है ना। एक और चीज देख सकते हो, मत बोलो प्लीज, एक और चीज देख सकते हो, बताओ रेडिएशन की, है ना, एक और चीज देख सकते हैं कि रेडिएशन की किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग एब्जॉर्बिटी और इमी, क्या हो रहा है, नहीं बोल सकते हैं कि रेडिएशन की किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग एब्जॉर्बिटी और इमिसिविटी बराबर होती है।
मतलब बोल सकते हैं कि जिस ऑब्जेक्ट की एब्जॉर्बिटी ज्यादा है उसकी इमिसिविटी भी ज्यादा होगी, है ना, या किसी की एब्जॉर्बिटी कम है तो इमिसिविटी भी कम होगी, है ना। तो ये भी ध्यान रखना, चिंता मत करना, जो स्लाइड भेजूंगा उसमें सारी थ्योरी लिख कर भेजूंगा, लेकिन अभी ध्यान रखना है ना, अच्छे ध्यान रखना। ऑब्जेक्ट की एब्जॉर्बिटी ज्यादा है उसकी इमिसिविटी भी ज्यादा होगी, है ना। तो अपनी मूर्ख बुक, है ना, अपनी इंडियन बुक में तो लिखा होता है कि एब्जॉर्बिटी ज्यादा है तो इमिसिविटी भी ज्यादा होगी, तो कोई भी ऑब्जेक्ट ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो ज्यादा इमिट करेगा, ऐसा लिखा होता है। तो स्टेटमेंट इतना क्लियर नहीं है यार वो, है ना, तो ये ध्यान रखना। उसी चीज को सही शब्दों में बता रहा हूँ। तो हमको पता है कि किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग एब्जॉर्बिटी और इमिसिविटी बराबर होती है, मतलब जिस ऑब्जेक्ट की जिस ऑब्जेक्ट की एब्जॉर्बिटी ज्यादा है उसकी इमिसिविटी भी ज्यादा होगी, मतलब इसको परफेक्ट शब्दों में बोल सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट कम टेम्परेचर पर ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है तो वक्त आने पर मतलब हाई टेम्परेचर पे उतना ही ज्यादा इमिट करेगा। ये सही स्टेटमेंट है। कंफ्यूज तो नहीं हो रहा? हेलो, नो सर। कि किसी की एब्जॉर्बिटी ज्यादा है तो उसकी इमिसिविटी भी ज्यादा होगी, मतलब बोल सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट कम टेम्परेचर पर ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है तो वक्त आने पर मतलब हाई टेम्परेचर पर उतना ही ज्यादा इमिट करेगा। और हमको पता है, तो बताओ सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कौन करता है? ब्लैक बॉडी। तो है ना, तो बिल्कुल प्रैक्टिकल स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि ब्लैक बॉडी कम टेम्परेचर पर सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करती है तो वक्त आने पर मतलब हाई टेम्परेचर पर सबसे ज्यादा इमिट भी ब्लैक बॉडी करेगी। सही बोला? Yes, sir. अब देखो, इसी पे बेस्ड हमारे हमारे जमाने में जो राजस्थान बोर्ड की बुक चलती थी उसमें बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट दे रखा है ना। तो ये है ना, किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन को समझने के लिए उसमें बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट दे रखा था, इसको एक बार सुनना। सर हाँ, सर ब्लैक बॉडी पे टेम्परेचर से कोई फर्क पड़ेगा क्या? ब्लैक बॉडी पर टेम्परेचर से फर्क पड़ेगा क्या बोल इसका मतलब? टेम्परेचर कम रहे या ज्यादा रहे सर, एब्जॉर्बिटी तो वन ही रहेगा। वही बोल रहा हूँ, एब्जॉर्बिटी तो बनी रहेगी। क्या करते हो, इतनी प्रैक्टिकल चीज नहीं समझ रहे हो? तुम बताओ कि ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब भी करती है और इमिट भी करती है, कम टेम्परेचर पर एब्जॉर्प्शन डोमिनेटिंग होगा। सही बोला? हेलो, यस सर। Yes, यस sir. सर। ब्लैक बॉडी कम टेम्परेचर पे होगी तो उसमें एब्जॉर्प्शन डोमिनेटिंग होगा, तो हम बोलेंगे कि ज्यादा एब्जॉर्ब कर रही है। और उसी को हाई टेम्परेचर पर रखें तो फिर इमिशन डोमिनेटिंग होगा, तो हम बोलेंगे कि ज्यादा इमिट कर रही है ना। कोई प्रैक्टिकल शब्दों में बोल रहा हूँ। वैसे तो एब्जॉर्प्शन इमिशन दोनों साथ में ही चलता है। चलो आगे बढ़ रहा हूँ। डाउट था क्या? सर, ये जो ब्लैक बॉडी होती है ये तो सर अगर इसका मतलब एब्सॉर्बिटी और इमिटिविटी दोनों अगर सेम है तब तो सर ये रेडिएशन को इमिट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका सरफेस तो वो खुद के ही रेडिएशन को एब्सॉर्ब कर लेगा ना। यार क्या कर रहे हो, ये बहुत मूर्खतापूर्वक चीज पूछ रहे हो। तो मैंने पहले ही तुमको बताया, है ना, पहले ही तुमको चमका कर बताया था कि रेडिएशन, है ना, स्टार्टिंग में चमका के बताया था कि रेडिएशन को स्टडी करने की ये स्किल होती है कि पहले हम ओनली एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे, बाद में ओनली इमिशन पढ़ेंगे और उसके बाद उनका रिजल्टेंट निकालेंगे। तो अभी हम केवल इमिशन पढ़ रहे हैं, अभी एब्जॉर्प्शन की बात ही मत करना। कल ही तो बताया था यार। तो पहले केवल एब्जॉर्प्शन, अभी हम केवल इमिशन, इसका रिजल्टेंट हम निकालेंगे। जब रिजल्टेंट निकालेंगे उसके बाद एक भी क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन राइट थिंग एट राइट टाइम, मुझे खिचड़ी बनाने का शौक नहीं है। यस सर। ठीक है ना, तो थोड़ा ध्यान रखना। जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो तुमको कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब सर तक थोड़ा रोटी सा बना धैर्य रखना। चावल घास फूस। सर आप घर पे पढ़ा रहे हो या कोचिंग में? बनाना। गुड। प्लीज अभी आवाज नहीं है, ये तो मैं फिर से आप तुमको दिला रहा हूँ कि रेडिएशन में
कल की क्लास में हमने ओनली एब्जॉर्प्शन पढ़ा था, अब अभी हम ओनली इमिशन पढ़ रहे हैं। रिजल्टेंट आगे देखेंगे ना, मैं फिर से आगे बढ़ रहा हूँ। तो अभी हमने देखा था, है ना, अभी हमने पढ़ा था कि रेडिएशन की किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग एब्जॉर्बिविटी और इमिसिविटी बराबर होती है ना। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट लो टेम्परेचर पर ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है तो वक्त आने पर तो हाई टेम्परेचर पर उतना ही ज्यादा इमिट करेगा। तो इस चीज को, है ना, सॉरी, इस चीज को प्रैक्टिकली समझने के लिए हमारे राजस्थान बोर्ड की बुक में एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट दिया हुआ था, उसको ध्यान से देखना, है ना, केयरफुल देखना। तो देखो, इस बार मान लेते हैं कि मेटल की कोई प्लेट है, ध्यान से देखना हूँ। तो इस बार मान लेते हैं कि मेटल की कोई प्लेट है और उस पर हमने 3 स्पॉट बना दिए हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक ब्लू स्पॉट, एक रेड स्पॉट और एक ब्लैक स्पॉट, है ना। तो प्लेट पर ब्लू, रेड और ब्लैक ऐसे हमने 3 स्पॉट बना दिए, है ना। अब चलो पहले ऐसा करते हैं, है ना, पहले ऐसा करते हैं कि इस प्लेट को किसी गर्म भट्टी में डाल देते हैं, है ना। तो पहले इस प्लेट को गर्म भट्टी में डाल देते हैं। तुम बताओ कि जब इस प्लेट को गर्म भट्टी में डालेंगे तब तो बताओ कौन डोमिनेटिंग होगा? एब्जॉर्प्शन डोमिनेटिंग होगा। सही कहा? हेलो, Yes, sir. कोई कि पहले केस में प्लेट को हम किसी गर्म भट्टी में डाल देते हैं तो हमको पता है कि गर्म भट्टी में डालेंगे तो भी एब्जॉर्प्शन डोमिनेटिंग होगा। तो हमको पता है कि जो ब्लैक स्पॉट है वो सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा और रेड और ब्लू कम एब्जॉर्ब करेंगे। लेकिन इतना पक्का है कि गर्म भट्टी में डालेंगे तो एब्जॉर्प्शन डोमिनेटिंग होगा, तो ब्लैक स्पॉट ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा और रेड, ब्लू ये सब कम एब्जॉर्ब करेंगे। अब चलो, अब मान लेते हैं कि प्लेट बहुत ज्यादा गर्म हो गई, है ना। मान लेते हैं कि 500 डिग्री सेंटीग्रेड या 600 डिग्री सेंटीग्रेड से प्लेट बहुत ज्यादा गर्म हो गई, है ना। मान लेते हैं प्लेट बहुत ज्यादा गर्म हो गई, बिल्कुल रेड हॉट हो गई। अब देखो, है ना, अब देखो, अब हम क्या करते हैं कि इस गर्म प्लेट को, है ना, इस गर्म प्लेट को अचानक में किसी अंधेरे कमरे में ले जाते हैं। तो तुम बताओ कि गर्म प्लेट को अचानक में अंधेरे कमरे में ले जाएंगे तो अब कौन डोमिनेटिंग होगा? अब इमिशन डोमिनेटिंग होगा। emission, ये ध्यान रखना। अब नहीं कि बहुत गर्म प्लेट हो गई है, रेड हॉट हो गई, तो ध्यान रखना कि अब इस बहुत गर्म प्लेट को अचानक में अंधेरे कमरे में, है ना, इस गर्म प्लेट को अचानक में अंधेरे कमरे में ले आते हैं तो अब कौन डोमिनेटिंग होगा? इमिशन डोमिनेटिंग होगा। और तुम बताओ, है ना, तुम बताओ कि ब्लैक स्पॉट, है, तुम बताओ कि ब्लैक स्पॉट जो पहले सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करा था, अब वक्त आ गया है तो अभी जो ब्लैक स्पॉट है वही सबसे ज्यादा इमिट भी ब्लैक स्पॉट करेगा और ब्लैक स्पॉट सबसे ज्यादा रेडिएशन इमिट करेगा तो अंधेरे कमरे में ब्लैक स्पॉट सबसे ज्यादा चमकेगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि है तो ब्लैक स्पॉट लेकिन सबसे ज्यादा चमक रहा है। शक तो नहीं है किसी को? No, no sir. sir, प्लीज ध्यान रखना, आवाज नहीं प्लीज। सर जब किस कलर भट्टी में का रखा था चमकेगा? मत बोलो प्लीज। जो भट्टी में रखा तब एब्जॉर्प्शन डोमिनेटिंग था तो ब्लैक स्पॉट सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करा था। अब अचानक में, है ना, इस गर्म प्लेट को अचानक में अंधेरे कमरे में ले आएंगे तो इमिशन डोमिनेटिंग होगा। और बताओ, ब्लैक स्पॉट जो पहले सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करा था तो वक्त आ गया है तभी जो ब्लैक स्पॉट है वही सबसे ज्यादा रेडिएशन इमिट करेगा और सबसे ज्यादा रेडिएशन है लाइट इमिट करेगा तो अंधेरे कमरे में ब्लैक स्पॉट सबसे ज्यादा चमकेगा। तो बस इससे हमको पक्का पता चल गया है ना, सॉरी, कोई इस एग्जांपल से हमको पक्का पता चल गया कि जो ऑब्जेक्ट लो टेम्परेचर पर ज्यादा एब्जॉर्ब करता है वक्त आने पर मतलब हाई टेम्परेचर पर वही उतना ही ज्यादा इमिट करता है। मतलब किसी की भी एब्जॉर्बिविटी ज्यादा होगी तो इमिसिविटी ज्यादा होगी। तो थोड़ा प्रैक्टिकली बोल सकते हैं कि एब्जॉर्बिविटी और इमिसिविटी बराबर हो गए। जैसे प्रैक्टिकली सोच सकते हैं, बाकी इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन में राइट टाइम पे आगे बताऊंगा। ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? no sir, तो चलो आगे बढ़ रहा हूँ। तो रेडिएशन की किरचॉफ लॉ को ध्यान से देखना, है ना, वही कि रेडिएशन की किरचॉफ लॉ को अभी तो गधों टाइप से डिटेल में बता दिया लेकिन अब इतना डिटेल में देखने की जरूरत नहीं। बस ऑब्जेक्टिव एक ही चीज ध्यान रखना कि रेडिएशन की किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग लकीली जो इमिसिविटी होती है एब्जॉर्बिविटी के बराबर होती है, दैट्स ऑल। और कोई भी देखने की जरूरत नहीं है ना। तो रेडिएशन का हमने किरचॉफ लॉ पढ़ लिया तो बस अब हम पक्का बोल सकते हैं ना। कल तो मैं नहीं बता पाया था, टाइम खत्म हो गया था, लेकिन अब पक्का बोल सकते हैं कि इमिसिविटी एब्जॉर्बिविटी के बराबर होती है। तो कल ही बताया था कि जो एब्जॉर्बिविटी होती है वो ऑब्जेक्ट के कलर पे डिपेंड करती है
तो उसकी जुड़वा बहन जो इमिसिविटी होगी वो भी ऑब्जेक्ट के कलर पे डिपेंड करेगी। हो जाएगा? हाँ सर। तो Yes, ये sir. हमने No. पढ़ लिया। आवाज नहीं, ये हमने सर, पढ़ एक लिया डाउट है था बस। इस क्या हुआ? सर, बोल रहे हैं कि जो कल आप पढ़ाए थे फेरी का ब्लैक बॉडी, हाँ उसको भी ये प्रोसेस कर सकते हैं इसको हीट करके? हाँ सही है। पेरी की ब्लैक बॉडी को हीट कर दें और ऐसे रख दें तो वो ब्लैक बॉडी ज्यादा टेम्परेचर पर इमिशन भी काफी ज्यादा करेगी। सर आइस तो इमिट सर आइस तो रेडिएशन इमिट नहीं ना करेगा? करेगा यार, आइस का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन केल्विन में 273 केल्विन, तो केल्विन टेम्परेचर तो नॉन जीरो है ना, वो भी रेडिएशन इमिट करेगा। चलो आगे बढ़ाओ। अब प्लीज इधर मेन टॉपिक पे आना डे। कोई अभी हमने भटक रहे। हाँ आवाज नहीं प्लीज। तो अभी हमने रेडिएशन इमिशन देख लिया और बस अब बड़ी बड़ी बातें नहीं, हमको बस ऑब्जेक्टिवली दो ही चीजें पता है कि ब्लैक बॉडी हो तो वो किस रेट से रेडिएशन इमिट करती है, ए सिग्मा टी की पावर 4, और रेड ग्रीन ब्लू ऐसे ऑर्डिनरी बॉडी हो तो वो किस रेट से रेडिएशन इमिट करती है, ई ए सिग्मा टी की पावर 4, जहाँ ई इमिसिविटी होती है एब्जॉर्बिटी के बराबर होती है। दैट्स ऑल। चलो अब आगे बढ़ रहा हूँ। तो ध्यान रखना कि डी बाई डी टी तो ध्यान रखना कि डी बाई टी तो रेट ऑफ रेडिएशन इमिटेड है, या इसको पावर इमिटेड भी बोल सकते हैं। अब देखो कई बार हमको पूछता है कि ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट की इंटेंसिटी इमिटेड कितनी होगी, वो पूछता है। सुने हो? कई बार ये पूछता है कि कोई भी ऑर्डिनरी बॉडी है ना, तो किसी भी ऑर्डिनरी बॉडी, यहाँ लिख देता हूँ कि किसी भी ऑर्डिनरी बॉडी की इंटेंसिटी इमिटेड कितना होगा, वो पूछता है। तो अच्छे ध्यान रखना है ना, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स मैंने चमका कर बताया था, तो अच्छे ध्यान रखना कि पूरी फिजिक्स में अगर कभी भी इंटेंसिटी आ जाए तो इंटेंसिटी हमेशा होती है रेट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया, है ना। तो बस कोई भी ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट इंटेंसिटी कितनी इमिटेट करेगी, सॉरी कोई भी ऑर्डिनरी बॉडी इंटेंसिटी कितनी इमिट करेगी वो देखना है। तो हम बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी इमिटेड क्या होगा, रेट ऑफ रेडिएशन एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया। कंफ्यूज तो नहीं हो ना? तो ये ध्यान रखना कि हमको इंटेंसिटी इमिटेड पूछा है, तो इंटेंसिटी इमिटेड क्या होगा, रेट ऑफ रेडिएशन एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया। बस तुम बताओ कि कोई भी ऑर्डिनरी बॉडी है ना, कोई भी ऑर्डिनरी बॉडी किस रेट से रेडिएशन एनर्जी इमिट करती है, ई ए सिग्मा टी की पावर 4 अपन इसका सरफेस एरिया कितना है ए, तो डिवाइड करेंगे तो ए से कैंसल, तो इंटेंसिटी इमिटेड कितना हो जाएगा, ई सिग्मा टी की पावर 4। शक तो नहीं है ना? हेलो है ना। तो ये ध्यान रखना कि कोई भी ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट इंटेंसिटी कितनी इमिट करेगा वो देखना है, मत आउट करो प्लीज। तो अच्छे ध्यान रखना कि इंटेंसिटी इमिटेड क्या होगा, रेट ऑफ रेडिएशन एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया। तो रेट ऑफ रेडिएशन इमिटेड तो कितना है, ई सिग्मा टी की पावर 4 अपन इसका सरफेस एरिया ए, सॉल्व करेंगे तो ए से कैंसल, तो इंटेंसिटी इमिटेड कितना हो गया, ई सिग्मा टी की पावर 4 ये हो गया, है ना। ये तो ऑर्डिनरी बॉडी का हो गया। वैसे ब्लैक बॉडी का भी इंटेंसिटी इमिटेड देख सकते हो ना, ब्लैक बॉडी का भी इंटेंसिटी इमिटेड देख सकती हो। मैं ब्लैक इंक में लिख रहा हूँ। तो ब्लैक बॉडी का भी इंटेंसिटी इमिटेड क्या होगा, रेट ऑफ एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया। तो ब्लैक बॉडी का रेट ऑफ एनर्जी इमिटेड कितना होता है, वो सिंपली ए सिग्मा टी की पावर 4 होता है। अपन ए से कैंसिल हो गया, तो ब्लैक बॉडी का इंटेंसिटी इमिटेड सिग्मा टी की पावर 4 कितना होगा। ये तो ध्यान रखना कि हमको सॉरी अच्छी ध्यान रखना कि हमको केवल रेट ऑफ एनर्जी इमिटेड ही निकाल याद रखना है ना। हमको रेट ऑफ रेडिएशन एनर्जी इमिटेड वो याद रखना है। अगर इंटेंसिटी इमिटेड पूछे तो उसमें एरिया का डिवाइड कर देंगे तो ए से कैंसिल हो जाएगा, तो इंटेंसिटी इमिटेड हमारे पास आ जाएगा, है ना। बस कह सकते हैं कि कोई ब्लैक बॉडी, सुनना इधर, हम बोल सकते हैं कोई ब्लैक बॉडी किस रेट से रेडिएशन इमिट करती है, ए सिग्मा टी की पावर 4, और इंटेंसिटी इमिटेड पूछे तो उसमें ए का डिवाइड कर देंगे तो सिग्मा टी की पावर 4। ऐसे कोई ऑर्डिनरी बॉडी होगी तो किस रेट से रेडिएशन इमिट करेगी, ई सिग्मा टी की पावर 4। तो ऑर्डिनरी बॉडी की इंटेंसिटी इमिटेड पूछे तो उसके लिए एरिया ए का डिवाइड कर देना, तो ई सिग्मा टी की पावर 4 ये आ गई। अब ध्यान रखना कि ये जो आई है ना, उसको सही शब्दों में तो इंटेंसिटी इमिटेड ही बोलते हैं, है ना। अपने गवर्नमेंट के एग्जाम में तो जेई मेंस या एडवांस में इंटेंसिटी इमिटेड यही शब्द का यूज होता है, लेकिन
अपनी इंडियन बुक में इसको इमिसिव पावर बोलता है, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, ताकि अपने इंडिया के बच्चे पढ़ नहीं जाए, है ना। तो ध्यान रखना, बुक में इसको इमिसिव पावर अजीब अजीब वर्ड यूज करता है, लेकिन अपने गवर्नमेंट के एग्जाम में क्या शब्द यूज होता है, इंटेंसिटी इमिटेड। लिख दो ना, यस सर। ये तो रेट ऑफ रेडिएशन एनर्जी इमिटेड, और इसमें एरिया का डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगी, इंटेंसिटी इमिटेड ही आएगी। आगे बढ़ जाओ। Yes, sir. देखो जो घर के बाहर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो थोड़ा ज्यादा अटेंशन देना। चलो आगे बढ़ा, उसके पहले इसके जस्ट रिजल्ट ही बता रहा हूँ, मत आवाज करना, आवाज ठीक। वही क्योंकि पूरा डिटेल देख लिया, लेकिन आगे इसके रिजल्ट याद रखने हैं, तो अच्छे ध्यान रखना कि ब्लैक बॉडी किस रेट से रेडिएशन इमिट करती है, ए सिग्मा टी की पावर 4, और इंटेंसिटी इमिट पूछे तो ए को खा जाओ, सिग्मा टी की पावर 4। ऐसे ही कोई ऑर्डिनरी बॉडी किस रेट से रेडिएशन एनर्जी इमिट करती है, ई सिग्मा टी की पावर 4, और इंटेंसिटी इमिटेड पूछे तो ए को खा जाओ, तो ई सिग्मा टी की पावर 4 ये आ गया, ये हमने कर लिया। अब देखो इसमें आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले इसका एक ऑर्डिनरी क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि थोड़ी सी कैलकुलेशन की स्किल आए हमको, है ना। तो आगे बढ़ने के पहले एक ऑर्डिनरी क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन करते हैं, इसको ध्यान से देखना है ना, केयरफुल देखना। तो देखो हमको दे रखा है कि, है ना, ध्यान से देखना। इस बार हमको दे रखा है कि इधर कोई ब्लैक बॉडी है, और उसके कंपटीशन में इधर कोई ऑर्डिनरी बॉडी है, दिख रहा है ना यार स्लाइड पर, हेलो। यस सर। है तो पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर लेता हूँ। तो हमको दे रखा है कि इधर कोई ब्लैक बॉडी है, और उसके कंपटीशन में ऑर्डिनरी बॉडी है ना। तो हमको क्या बोल गया यार, फिर से बोला है ना। तो हमको दे रखा है कि दो सॉलिड स्फेरिकल बॉडीज हैं, उसमें पहली ब्लैक बॉडी और दूसरी ऑर्डिनरी बॉडी है, रेडियस भी हमको दे रखी है। तो हमको दे रखा है कि जो ब्लैक बॉडी है उसकी रेडियस r, और जो ऑर्डिनरी बॉडी है उसकी रेडियस 3r। टेम्परेचर भी दे रखा है। तो हमको दे रखा है कि जो ब्लैक बॉडी है उसका टेम्परेचर 127 डिग्री सेंटीग्रेड, और दूसरी जो ऑर्डिनरी ग्रीन बॉडी है उसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। उसके बाद देखो ये जो ब्लैक बॉडी है उसकी तो सभी को पता है कि एब्जॉर्बिटी इमिसिविटी 1 ही होती है ना, लेकिन हमको दे रखा है कि दूसरी बॉडी ग्रीन है ना, दूसरी बॉडी ग्रीन है, मतलब ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट है। तो इसकी इमिसिविटी की जगह डराने के लिए हमको इसकी ट्रांसमिटिविटी और रिफ्लेक्टिविटी दे रखी है। तो हमको दे रखा है कि जो ऑर्डिनरी है, जो ग्रीन बॉडी है, उसकी ट्रांसमिटिविटी टेंड्स टू 0 है, रिफ्लेक्टिविटी 0.6 है। तो हमको पता है कि इससे हम इमिसिविटी भी निकाल सकते हैं। देखो इसमें हमको दो चीजें पूछी है ना, इसमें हमको दो चीजें पूछी हैं। तो पहले पार्ट में पूछा है कि ब्लैक बॉडी और ऑर्डिनरी बॉडी दोनों का रेट ऑफ रेडिएशन इमिटेड का रेशो, है ना, पहला ही पूछा है कि ब्लैक बॉडी और ऑर्डिनरी बॉडी दोनों का रेट ऑफ रेडिएशन एनर्जी इमिटेड, या दूसरे शब्दों में पावर इमिटेड का रेशो पूछा है। लिख दो ना यार। तो पहले रेट ऑफ एनर्जी इमिटेड में तो पावर इमिटेड का रेशो पूछा है, और सेकेंड पार्ट में दोनों द्वारा इंटेंसिटी इमिटेड का रेशो पूछा है। कर सकते हैं ना। चलो हिम्मत करके स्टार्ट करते हैं, है ना, हिम्मत करके स्टार्ट करते हैं। तो चलो पहले दोनों बॉडी का रेट ऑफ रेडिएशन इमिटेड कितना होगा वो देखना है ना। चलो पहले ब्लैक बॉडी के बारे में देखते हैं, है ना, सॉरी। तो पहले ब्लैक बॉडी के बारे में देखते हैं। ठीक, हमको दे रखा है कि ये स्फेरिकल ब्लैक बॉडी है, हमको दे रखा है कि सॉलिड स्फेरिकल ब्लैक बॉडी जिसका रेडियस r है, तो इसका एक्सटर्नल सरफेस एरिया कितना होगा, 4πr²। उसके बाद इसका टेम्परेचर 127 डिग्री सेंटीग्रेड इतना दे रखा है, लेकिन चमका कर बताया था कि रेडियन, है ना, चमका कर बताया था कि रेडिएशन में तो टेम्परेचर को केल्विन में ही लिखना होगा। तो इसका टेम्परेचर 127 डिग्री सेंटीग्रेड है, केल्विन के लिए 273 ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया, 400 केल्विन। इसका टेम्परेचर आ गया। बस सबसे पहले देखते हैं कि ये जो ब्लैक बॉडी है, सबसे पहले देखते हैं कि ब्लैक बॉडी जो है
उसका रेट ऑफ रेडिएशन इमिटेड कितना होगा वो देखते हैं। मैंने चमका कर बताया था। बताओ ब्लैक बॉडी किस रेट से रेडिएशन एनर्जी इमिट करती है? ए सिग्मा टी की पावर 4, याद है ना? हेलो, Yes, sir. ये तो मैंने चमका कर बताया था, आवाज नहीं, चमका कर बताया था कि ब्लैक बॉडी किस रेट से रेडिएशन एनर्जी इमिट करती है? ए सिग्मा टी की पावर 4 वैल्यू रखता हूँ। ए इसका एक्सटर्नल सरफेस एरिया, तो स्फेरिकल है ना, स्फेरिकल है इसलिए इसका एक्सटर्नल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। सिग्मा तो कांस्टेंट ही, उसको लिखते ही नहीं है, वो तो कैंसिल हो जाएगा। और टी तो होता है इसका केल्विन टेम्परेचर कितना है 400, तो टी की पावर 4 इसका 4 हो गया। तो ये ब्लैक बॉडी का रेडिएशन एनर्जी इमिटेड हो गया, है ना। और उसके बाद ब्लैक बॉडी का इंटेंसिटी इमिटेड देखना है। तो मैंने बताया था कि ब्लैक बॉडी का रेट ऑफ रेडिएशन इमिटेड ए सिग्मा टी की पावर 4, तो इंटेंसिटी इमिटेड में ए का डिवाइड कर देंगे तो सिग्मा टी की पावर 4 हो जाएगा। तो सिग्मा इंटू टी कितना है 400 केल्विन की पावर 4। ये ब्लैक बॉडी का हिसाब किताब हो गया, है ना। ये तो ब्लैक बॉडी का हिसाब किताब हो गया। अब हम ये जो ग्रीन बॉडी है, जो ऑर्डिनरी बॉडी है, उसको एक बार कंसिडर करते हैं, है ना। जो ग्रीन है ऑर्डिनरी बॉडी, उसको देखते हैं। तो हमको दे रखा है कि उसी के कंपटीशन में कोई ग्रीन कलर की ऑर्डिनरी बॉडी है, इसकी रेडियस 3 टाइम्स से मतलब 3 आर है, इसका टेम्परेचर 27 डिग्री है, लेकिन रेडिएशन में तो केल्विन में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो पता होगा कि 27 डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड करेंगे, तो इसका टेम्परेचर केल्विन में कितना हो जाएगा 300 केल्विन। और इसकी इमिसिविटी लड्डू के टाइप से परोस करके नहीं दे रखी है, उसकी जगह जलेबी के टाइप से घुमा फिरा करके दे रखी है। तो हमको दे रखा है कि जो ऑर्डिनरी बॉडी है उसकी ट्रांसमिटिविटी टेंड्स टू 0, रिफ्लेक्टिविटी 0.6, तो शक्ल देखते हुए बताओ इमिसिविटी कितनी होगी? 0.4. 0.4, बिल्कुल सही, है ना। तो हमको अच्छे पता है, मैं फालतू लिख नहीं रहा हूं, है ना। हमको अच्छे पता है कि, है ना, हमको पता है कि एब्जॉर्बिटी, इमिसिविटी और रिफ्लेक्टिविटी, मैं क्या बोल गया, सॉरी यार। तो हमको अच्छे पता है कि एब्जॉर्बिटी, रिफ्लेक्टिविटी और ट्रांसमिटिविटी तीनों का एडिशन 1 होता है, तो उसमें ट्रांसमिटिविटी 0, रिफ्लेक्टिविटी 0.6, तो एब्जॉर्बिटी कितनी आएगी 0.4, और एब्जॉर्बिटी 0.4 है तो उसकी जुड़वा बहन इमिसिविटी भी 0.4 ही होगी। अब हमको देखना है कि ग्रीन कलर की जो ऑर्डिनरी बॉडी है वो किस रेट से रेडिएशन एनर्जी इमिट करेगी, वो देखना है। मैंने बताया था कि ब्लैक बॉडी ए सिग्मा टी की पावर 4 की रेट से है, और ऑर्डिनरी बॉडी हो तो किस रेट से इमिट करती है, ई ए सिग्मा टी की पावर 4 इस रेट से इमिट करती है। फिर जो ऑर्डिनरी बॉडी है ना, जो ऑर्डिनरी बॉडी है वो किस रेट से रेडिएशन इमिट करेगी, ई ए सिग्मा टी की पावर 4, तो था ई तो इसकी इमिसिविटी 0.4, ए इसका एक्सटर्नल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर की जगह क्या आएगा 3 आर का स्क्वायर सिग्मा, और टी इसका केल्विन टेम्परेचर 300 की पावर 4 ई हो गया। ये तो रेट ऑफ रेडिएशन इमिटेड हो गया। फिर इंटेंसिटी इमिटेड देखना है ना। तो बताओ इंटेंसिटी इमिटेड कितना होगा, रेट ऑफ रेडिएशन इमिटेड ई ए सिग्मा टी की पावर 4 है, इंटेंसिटी इमिटेड निकालेंगे तो ए का डिवाइड हो जाएगा, तो इंटेंसिटी इमिटेड ई सिग्मा टी की पावर 4 होगी, तो ये 0.4 है ना, ई तो 0.4 सिग्मा टी 300 की पावर 4, तो ये दोनों का रेट ऑफ रेडिएशन इमिटेड और इंटेंसिटी इमिटेड आ गया। बस हमको रेशियो पूछा है, तो है ना, रेशियो पूछा है तो फटाफट निकाल सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं ना। तो हमको दे रखा है कि, है ना, हमको पहले पार्ट में पूछा है कि ब्लैक बॉडी और ये जो ऑर्डिनरी बॉडी है दोनों का रेट ऑफ रेडिएशन इमिटेड, या दूसरे शब्दों में पावर इमिटेड का रेशियो, सही लिखा है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो हमको पूछा है कि ब्लैक बॉडी और ऑर्डिनरी बॉडी दोनों का रेट ऑफ रेडिएशन इमिटेड मतलब पावर इमिटेड का रेशियो पूछा है। इजीली कर सकते हैं। तुम बताओ कि ब्लैक बॉडी है ना, तो पहली जो ब्लैक बॉडी है उसका रेट ऑफ रेडिएशन इमिटेड कितना है बताओ ना। उसका रेट ऑफ रेडिएशन इमिटेड कितना है 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा 400 की पावर 4, और ऑर्डिनरी बॉडी है उसका रेट ऑफ रेडिएशन इमिटेशन कितना है 0.4, 4 पाई आर की जगह 3 आर स्क्वायर सिग्मा, और टेम्परेचर 300 की पावर 4। आगे सॉल्व कर लोगे ना, हेलो, Yes. आगे इसको सॉल्व कर लेना प्लीज, आवाज नहीं है, आगे इसको सॉल्व कर लेना। तो डायरेक्ट बता रहा हूँ कि सॉल्व करेंगे तो सिग्मा सिग्मा कैंसल, ये 4 पाई से 4 पाई कैंसल,
और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो आगे कैलकुलेट कर लेना, इतना कर सकते हो। तो आगे इसको कैलकुलेट कर लेना है, तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि दोनों का रेट ऑफ रेडिएशन इमिटेड का रेशियो, डायरेक्ट बताऊं कि दोनों का रेट ऑफ रेडिएशन इमिटेड का रेशियो आई थिंक सॉल्व करने पर तुम्हारे पास 650 ओपन 729 आएगा, जिसका डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा 0.88 इतना आएगा। जोड़ बाकी तो कर लोगे ना? हेलो, Yes, sir. यस सर। और तुम बता एक मिनट कि रेट ऑफ रेडिएशन इमिटेड को दूसरे शब्दों में पावर इमिटेड भी बोल सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ब्लैक बॉडी का पावर इमिटेड और जो ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट था उसका पावर इमिटेड, इसका रेशियो इतना आएगा। सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 0.88 आएगा। चलो दूसरा, इंटेंसिटी इमिटेड। तो हम पूछा है कि ब्लैक बॉडी का इंटेंसिटी इमिटेड और ग्रीन बॉडी का इंटेंसिटी इमिटेड का रेशियो, उसकी वैल्यू रख सकते हैं, है ना? तो इंटेंसिटी इमिटेड की वैल्यू रखते हैं, फटाफट बताओ कि जो ब्लैक बॉडी है उसका जो ब्लैक बॉडी उसका इंटेंसिटी इमिटेड कितना होगा, सिग्मा टी की जगह 400 की पावर 4 ओपन जो ग्रीन बॉडी ऑर्डिनरी बॉडी है उसका इंटेंसिटी इमिटेड कितना होगा, ई सिग्मा टी की पावर 4, डी 0.4 सिग्मा, और इसका टेम्परेचर 300 की पावर 4। इसको भी सॉल्व कर लेना। तो डायरेक्ट बता रहा हूँ कि सॉल्व करोगे तो सिग्मा से सिग्मा कैंसल, आगे कैलकुलेट कर लेना। तो इसको कैलकुलेट करोगे तुम्हारे पास कितना आएगा 640 ओपन, है ना, 640 ओपन 81 ये आएगा। 81 को अप्रोक्सीमेटली 80 भी लिख सकते हैं ना, ये आंसर निकालोगे तो अप्रोक्सीमेटली 8 आएगा, बाकी एग्जैक्टली 8 से थोड़ा कम 7.9 के आसपास आएगा, हो जाएगा। Yes. चलो इतना ज्यादा प्रेम नहीं है यार, है तो वही 81 को अप्रोक्सीमेटली 80 लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 8 के आसपास आ जाएगा। तो मैं ख्याल से आई थिंक कैलकुलेशन की स्किल तुमको क्लियर होगी। अब घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे तो कभी भी घबराओगे नहीं, इजीली कर सकते हैं। आगे बढ़ जाऊं? यस सर। सर सबक मिल गया कि रेट ऑफ रेडिएशन इमिटेड तो एक्सटर्नल एरिया पे डिपेंड करता है, लेकिन इंटेंसिटी इमिटेड में ए कैंसिल हो जाता है। तो इंटेंसिटी इमिटेड जो है वो इसके एरिया पर डिपेंड नहीं करती है ना? हाँ बच्चों, 2 मिनट के लिए रुक रहा हूँ।
हाँ बच्चों, आवाज आ रही है? हेलो। यस सर। तो यस बहुत ध्यान सर। से देखना, है ना, ज्यादा अटेंशन है, तो अच्छे ध्यान रखना कि कल की क्लास में हमने रेडिएशन एब्जॉर्प्शन कंप्लीट कर लिया था, है ना, बहुत ध्यान सुना कि, है ना, अच्छे ध्यान, क्या हो रहा है ये, है ना, तो तुम अच्छे ध्यान रखना कि कल की क्लास में हमने रेडिएशन एब्जॉर्प्शन कंप्लीट कर लिया था, और आज की क्लास में हमने रेडिएशन इमिशन भी बिल्कुल कंप्लीट कर लिया। तो अब राइट टाइम है, अब हम एब्जॉर्प्शन और इमिशन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। हमको पता है ना, है ना, हमको अच्छे पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रेडिएशन एब्जॉर्ब भी करेगा और उसी टाइम पे इमिट भी करेगा। तो बस रेडिएशन एब्जॉर्प्शन और रेडिएशन इमिशन को हमने अलग अलग स्टडी कर लिया। तो अब राइट टाइम है, अब हम एब्जॉर्प्शन और इमिशन दोनों का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। और इसको बहुत ध्यान से देखना, ये वाला पार्ट इस चैप्टर का मेन पार्ट है ना। तो एब्जॉर्प्शन इमिशन अलग अलग पढ़ लिया, अब हम दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं। तो देखो, है ना, तो देखो इसको समझने के लिए एक बहुत ऑर्डिनरी केस लेते हैं, है ना। तो इसको समझने के लिए ऑर्डिनरी केस लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मान लेते हैं कि टी टेम्परेचर का कोई ऑर्डिनरी बॉडी है, वो टी नॉट टेम्परेचर के डार्क सराउंडिंग में रखी है। सुना है तुमने? वही कि टी टेम्परेचर की कोई ऑर्डिनरी बॉडी है, ये टी नॉट टेम्परेचर के डार्क सराउंडिंग में रखी है। तुमको पता है कि खुद के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रेडिएशन इमिट भी करेगी और सराउंडिंग उस पर जो रेडिएशन गिराएगा उसके अकॉर्डिंग एब्जॉर्ब भी करेगी। तो रिजल्टेंट, है ना, नेट रेडिएशन निकलने की रेट कितनी होगी, मतलब दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा वो देखना है। और मैं पहले से ही बोल रहा हूँ, है ना, शुरू से ही बोल रहा हूँ कि अभी तुम्हें, है ना, अभी तुम्हें बिल्कुल क्लियर शब्द डार्क सराउंडिंग ये यूज कर रहा हूँ, लेकिन अपनी बुक में इतना सही शब्द नहीं लिखा होता। डार्क सराउंडिंग के लिए केवल सराउंडिंग ही लिखा होता है। तो समझ जाना तुम कि कहीं भी सराउंडिंग लिखा है तो उनकी भावना क्या है, डार्क सराउंडिंग, है ना। तो बस एक बार देखते हैं कि टी टेम्परेचर की कोई ऑर्डिनरी बॉडी टी नॉट टेम्परेचर की किसी डार्क सराउंडिंग में रखी हो तो नेट रेडिएशन निकलने की रेट कितनी होगी वो देखना है, ध्यान से देखना है ना। तो चलो इस बार मान लेते हैं कि है ना, इस बार मान लेते हैं कि रेड ग्रीन ब्लू जैसी कोई ऑर्डिनरी बॉडी है, ठीक है ना। मान लेते हैं कि ग्रीन रेड ब्लू जैसी कोई ऑर्डिनरी बॉडी है, इसका खुद का टेम्परेचर टी है और इसको टी नॉट टेम्परेचर के डार्क सराउंडिंग में रखा है ना। और मान लेते हैं कि बॉडी ऑर्डिनरी बॉडी है ना, रेड ब्लू जैसी कोई ऑर्डिनरी बॉडी है जिसकी इमिसिविटी ई है, और हमको पता है कि जो इमिसिविटी होती है वो एब्जॉर्बिटी के बराबर होती है। गलत तो नहीं बोला? नो सर। फिर से बोल रहा हूँ कि मान लेते हैं कोई ऑर्डिनरी बॉडी है, इसकी इमिसिविटी ई है, और हमको पता है कि इमिसिविटी एब्जॉर्बिटी के बराबर होती है ना। तो इस बॉडी का खुद का टेम्परेचर टी है और ये बॉडी टी नॉट टेम्परेचर के डार्क सराउंडिंग में रखी है। तो हमको पता है कि खुद के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रेडिएशन इमिट भी करेगी, सराउंडिंग इस पर जो गिराएगा उसके अकॉर्डिंग एब्जॉर्ब भी करेगी। तो इमिशन और एब्जॉर्प्शन का रिजल्टेंट कितना होगा, मतलब नेट किस रेट से रेडिएशन एनर्जी लॉस करेगी वो देखना है ना। तो मैंने तुमको कल ही चमका कर बताया था, सॉरी, है ना, कल की क्लास में तुमको चमका कर बताया था कि रेडिएशन को स्टडी करने की, सॉरी, कल की क्लास में तुमको चमका कर बताया था कि रेडिएशन को स्टडी करने की बस एक स्किल होती है कि एब्जॉर्प्शन को बिल्कुल अलग स्टडी करेंगे और इमिशन को बिल्कुल अलग स्टडी करेंगे। तो यहाँ भी वही करते हैं कि एब्जॉर्प्शन को बिल्कुल अलग और इमिशन को बिल्कुल अलग स्टडी करते हैं। चलो पहले हम ओनली इमिशन देखते हैं, है ना। पहले हम ओनली इमिशन देखते हैं। तो हमको पता है कि बॉडी खुद के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रेडिएशन इमिट भी करेगी। हमको पता है कि बॉडी अपने खुद के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रेडिएशन इमिट भी करेगी, और हमको पता है कि ऑर्डिनरी, है ना, हमको पता है कि इसका खुद का टेम्परेचर टी है और ऑर्डिनरी बॉडी है, तो किस रेट से रेडिएशन इमिट करेगी, ई है सिग्मा टी की पावर 4। सॉरी बच्चों, थोड़ा डिस्टर्बेंस है, तो पहले हम केवल इमिशन को देखते हैं।
तो हमको पता है कि इसका खुद का टेम्परेचर T है, तो खुद के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रेडिएशन इमिट करेगी। और बताओ ये ऑर्डिनरी बॉडी है ना, ऑर्डिनरी बॉडी ऐसे किस रेट से रेडिएशन इमिट करेगी, E है सिग्मा T की पावर 4, इस रेट से रेडिएशन इमिट करेगी। इसलिए इसको सही शब्दों में D/T आउट बोलूंगा। सही बोला? हेलो, तो Yes, E sir. सिग्मा T की पावर 4 के रेट से रेडिएशन इमिट कर रही है, तो इसको सही शब्दों में एनर्जी निकलने की रेट मतलब D/T आउट ये बोल दिया है ना। तो बस इमिशन को हमने स्टडी कर लिया ना, इमिशन को हमने अलग से स्टडी कर लिया। अब थोड़ी देर के लिए इमिशन को बिल्कुल भूल जाते हैं। अब हम केवल थोड़ी देर के लिए इमिशन को भूल जाते हैं। अब हम केवल रेडिएशन एब्जॉर्प्शन देखते हैं। तो हमको अच्छे पता है ना, तो हमको अच्छे पता है कि इस बॉडी पर जो रेडिएशन गिराई जाएंगी, हमको पता है इस बॉडी पर जो रेडिएशन गिराई जाती है उसके अकॉर्डिंग ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। तो तुम स्मार्टली बताओ कि इस बॉडी पर रेडिएशन कौन गिराएगा, सराउंडिंग है ना। हेलो, यस सर। इस पर जो रेडिएशन गिराई जाती है उसके अकॉर्डिंग एब्जॉर्ब करता है। और इस बॉडी पर रेडिएशन कौन गिराएगा, इसके चारों सराउंडिंग है ना, तो बॉडी पर रेडिएशन कौन गिराएगा, सराउंडिंग गिराएगा। तो बस बताओ सराउंडिंग कितने रेडिएशन निकालेगा, है ना। हमको सबसे पहले ये देखना है, ठीक है ना। सबसे पहले देखना है कि ये डार्क सराउंडिंग कितनी रेडिएशन निकालेगा और बॉडी पर कितनी रेडिएशन गिराएगा वो देखना है। तो तुम खुद बताओ। तो पहले देखते हैं कि सराउंडिंग किस रेट से रेडिएशन निकालेगा ऑब्जेक्ट पर गिराएगा वो देखना है। तो हमको अच्छे पता है ना, हमको अच्छे पता है कि जो डार्क सराउंडिंग हो तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी के टाइप से काम करता है, पता है ना। हेलो, Yes. तो हमको पता है कि डार्क सराउंडिंग तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी के टाइप से काम करता है। तो तुम बताओ कि सराउंडिंग का टेम्परेचर T0 है ना, सराउंडिंग का टेम्परेचर T0 है। बताओ सराउंडिंग कितनी रेडिएशन निकालेगा या कितनी ऑब्जेक्ट पर गिराएगा वो देखना है ना। तो तुम बताओ कि सराउंडिंग का खुद का टेम्परेचर T0 है ना, तो सराउंडिंग किस रेट से रेडिएशन निकालेगा, E है सिग्मा T की पावर 4। तो E तो 1, क्योंकि हमको पता है कि जो डार्क सराउंडिंग है वो परफेक्ट ब्लैक बॉडी के टाइप से काम करता है ना। तो E तो 1, ये ऑब्जेक्ट का एरिया, ध्यान रखना कि हमको सराउंडिंग ऑब्जेक्ट पर कितने रेडिएशन गिराएगा वो देखना है, बाकी पर कितने रेडिएशन गिराएगा उससे मतलब नहीं है ना। सराउंडिंग ऑब्जेक्ट पर कितने रेडिएशन गिराएगा वो देखना है। तो उसमें ए कौन सा लेंगे, ऑब्जेक्ट का एरिया लेंगे, सिग्मा, और टी सराउंडिंग का टेम्परेचर T0 की पावर 4 है ना। तो हम पक्का बोल सकते हैं, है ना, पक्का बोल सकते हैं कि सराउंडिंग का टेम्परेचर T0 है ना, सराउंडिंग का टेम्परेचर T0 है। तो सराउंडिंग किस रेट से रेडिएशन निकालेगा, E तो 1 A सिग्मा T0 की पावर 4। सराउंडिंग इस रेट से रेडिएशन निकालेगा, या दूसरे शब्दों में इस रेट से रेडिएशन इस ऑब्जेक्ट पर गिराएगा। अब तुम स्मार्टली बताओ कि ऑब्जेक्ट परफेक्ट ब्लैक बॉडी होती तब तो उस पर जितनी रेडिएशन गिर रही है सबके सबको एब्जॉर्ब कर लेता, लेकिन ये बॉडी परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं, ऑर्डिनरी बॉडी है जिसकी एब्जॉर्बिलिटी ए है। तो इस पर जितनी भी रेडिएशन गिर रही है उसका ए टाइम्स एब्जॉर्ब करेगा। सही कहा? Yes. हेलो, तो उस पर जितनी भी रेडिएशन गिर रही है उसका ए टाइम्स एब्जॉर्ब करेगा। तुम बताओ, है तुम बताओ कि सराउंडिंग है ना, सराउंडिंग इस बॉडी पर, है ना, सराउंडिंग इस बॉडी पर किस रेट से रेडिएशन गिरा रहा है, ए सिग्मा T0 की पावर 4। इस रेट से इस पर रेडिएशन गिराई जा रही है, तो एब्जॉर्ब कितना करेगा, उसका ए टाइम्स एब्जॉर्ब करेगा, मतलब ए सिग्मा T0 की पावर 4 इंटू ए। इस रेट से रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, है ना। और रेडिएशन एब्जॉर्ब करने की रेट है, ये एनर्जी आने की रेट है, इसलिए इसको हम D/T इन बोल सकते हैं। और ये हमको अच्छे पता है कि जो एब्जॉर्बिलिटी होती है वो भी कोइंसिडेंट इमिसिविटी के बराबर होती है। तो स्मार्टली बताओ, है ना, बस स्मार्टली बताओ ये बॉडी खुद के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रेडिएशन इमिट भी करेगी, जो गिराई जा रही है उसके अकॉर्डिंग एब्जॉर्ब भी करेगी। बस रेडिएशन, है ना, रेडिएशन इमिशन की रेट मतलब D/T आउट निकाल लिया, रेडिएशन एब्जॉर्प्शन की रेट मतलब D/T इन निकाल लिया। तो हमको देखना है कि रिजल्टेंट रेडिएशन एनर्जी निकलने की रेट कितनी होगी वो देखना है, मतलब रिजल्टेंट dq लॉस बाय dt कितना होगा वो देखना है। और तुमको बताओ कि रिजल्टेंट हीट निकलने की रेट देखनी है, निकलने की रेट देखनी है तो आउट माइनस इन होगा। सही कहा? हेलो, है ना, हमको रिजल्टेंट
हीट निकलने की रेट देखते हैं तो आउट माइनस इन होगा। रिजल्टेंट हीट मिलने की रेट पूछता तो हेलो In minus out. In minus रिजल्टेंट out. हीट मिलने की रेट पूछता तो इन माइनस आउट। बाकी हमको नॉर्मली रिजल्टेंट हीट निकलने की रेट पूछा है, मतलब रिजल्टेंट डी क्यू लॉस बाई टी पूछा है, तो आउट माइनस इन होगा, मतलब डी बाई टी आउट माइनस डी बाई टी इन होगा। बस पहले डी बाई टी आउट, तो बताओ रेडिएशन निकलने की रेट तो कितनी है, ई ए सिग्मा टी की पावर 4 माइनस डी बाई टी इन, मतलब रेडिएशन एब्जॉर्ब करने की रेट कितनी है, ई ए सिग्मा टी नोट की पावर 4। बस इससे हम रिजल्टेंट हीट निकलने की रेट, है ना, इससे हम रिजल्टेंट हीट निकलने की रेट देख सकते हैं, है ना। तो बताओ रिजल्टेंट हीट निकलने की रेट कितनी होगी, इन दोनों का रिजल्टेंट, बताओ इसमें कॉमन क्या आएगा, ई ए सिग्मा कॉमन, तो ई ए सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी नोट की पावर 4। बस हम पक्का बोल सकते हैं, है ना, ध्यान से देखना। तो है ना, हम पक्का बोल सकते हैं कि टी टेम्परेचर की कोई बॉडी हो, है ना, वही कंफर्म बोल सकते हैं कि टी टेम्परेचर की कोई बॉडी हो और टी नॉट टेम्परेचर के किसी सराउंडिंग में रखी हो, तो बॉडी एब्जॉर्ब भी करेगी और इमिट भी करेगी, तो रिजल्टेंट हीट निकलने की रेट कितनी होगी, ई ए सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। और ये रेडिएशन का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, रेडिएशन का सबसे यूजफुल फॉर्मूला होता है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? No, sir. इसको मैं लॉस वही सराउंडिंग और बॉडी के टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा ना, किसका क्या? ज्यादा है, तो लॉस या गेन तो टेम्परेचर पे बिल्कुल डिपेंड सही करेगा। बोला, बिल्कुल सही बोला। वो डिपेंड करेगा कि इसका टेम्परेचर ज्यादा है, तुम बताओ अगर बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है तो इमिशन ज्यादा होगा, एब्जॉर्प्शन कम होगा, तो रिजल्टेंट हीट लॉस होगी। और उल्टा हो, बॉडी का टेम्परेचर कम, सराउंडिंग का ज्यादा हो, तो फिर इमिट कम करेगा और एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा, तो फिर रिजल्टेंट हीट मिलेगी, ठीक है ना। बाकी ज्यादातर जो क्वेश्चन है उसमें बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा और सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होता है, फिर ये होगा। कर लोगे ना, लिख Yes, देता sir. हूँ। ध्यान रखना कि ज्यादातर क्वेश्चन में ये होता है कि बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है और सराउंडिंग का कम होता है, तो रिजल्टेंट हीट निकलेगी, है ना। तो देखो ये मैंने बता दिया, लेकिन एक बार इसको जस्ट 1 मिनट में शॉर्ट में समराइज कराऊं, ध्यान से देखना, है ना। कई लोग ये सेकेंड वाला पार्ट नहीं समझ पाते, है ना, तो इसको बता रहा हूँ, बहुत केयरफुल देखना ताकि आगे इस टाइप की चीजों में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं हो। फटाफट देखना, है ना। तो ये मान लेते हैं, फिर मान लेते हैं कि टी टेम्परेचर की कोई बॉडी है, सॉरी, है ना, वही कि एब्जॉर्प्शन और इमिशन को हमने पढ़ लिया ना, तो यहाँ दोनों का रिजल्टेंट पढ़ रहे थे ना। तो ये मान लेते हैं कि टी टेम्परेचर की कोई ऑर्डिनरी बॉडी है, ये टी नॉट टेम्परेचर की किसी डार्क सराउंडिंग में रखी है, आवाज आ रही है ना, वही टी टेम्परेचर की बॉडी है, ये टी नॉट टेम्परेचर के डार्क सराउंडिंग में रखी है। मान लेते हैं कि ग्रीन रेड जैसी कोई ऑर्डिनरी बॉडी है जिसकी एब्जॉर्बिटी ए है, तो इमिसिविटी भी उतनी होगी। तो बस हमको अच्छे पता है, हमको प्रैक्टिकली पता है कि टी टेम्परेचर की कोई बॉडी टी नॉट टेम्परेचर के सराउंडिंग में रखी है, तो हमको पता है कि खुद के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रेडिएशन इमिट भी करेगी और उस पर जो रेडिएशन गिराई जा रही है उसके अकॉर्डिंग एब्जॉर्ब भी करेगी। तो एब्जॉर्प्शन और इमिशन का रिजल्टेंट कितना होगा, मतलब रिजल्टेंट हीट निकलने की रेट कितनी होगी वो देखना है। बस मैंने अभी चमका कर बताया था, है ना। तो मैंने कल ही चमका कर बताया था कि रेडिएशन को स्टडी करने की वही स्किल होती है कि उसमें एब्जॉर्प्शन को बिल्कुल अलग स्टडी करते हैं और इमिशन को बिल्कुल अलग। बस पहले हम ओनली इमिशन देखते हैं, तो हमको पता है कि बॉडी, सॉरी, हमको पता है कि बॉडी का खुद का टेम्परेचर टी है, तो खुद के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रेडिएशन इमिट भी करेगी। और बताओ, है ना, बताओ ऑर्डिनरी बॉडी है, तो ऑर्डिनरी बॉडी है तो किस रेट से रेडिएशन इमिट करेगी, ई ए सिग्मा टी की पावर 4, इस रेट से रेडिएशन इमिट करेगी, तो एनर्जी निकलने की रेट है, इसलिए इसको डी बाई टी आउट बोल लेते हैं। इमिशन हो गया ना, इमिशन देख लिया ना। अब हम इमिशन को बिल्कुल भूल जाते हैं, अब हम क्या एब्जॉर्प्शन देखते हैं। तो हमको अच्छे पता है ना, हमको अच्छे पता है कि इस बॉडी पर, सॉरी, हमको अच्छे पता है कि बॉडी रेडिएशन एब्जॉर्ब भी करेगी और उस पर जो रेडिएशन गिराई जाती है उसके अकॉर्डिंग एब्जॉर्ब करेगी। और तुम बताओ कि बॉडी पर रेडिएशन कौन गिराएगा, सराउंडिंग ही गिराएगा। तुम बताओ कि बॉडी पर रेडिएशन कौन गिराएगा, सराउंडिंग गिराएगा। तो तुम खुद बताओ कि सराउंडिंग जितनी रेडिएशन निकालेगा वो सब के सब बॉडी पर गिराएगा, सही कहा? Yes, sir.
यस सर। डेटा कि बॉडी पर रेडिएशन कौन गिराएगा? सराउंडिंग। बस सराउंडिंग जितनी भी रेडिएशन निकालेगा वो सबके सब बॉडी पर गिराएगा। बस सराउंडिंग का टेम्परेचर टी नॉट है, तो सराउंडिंग कितनी रेडिएशन निकालेगा वो देखना है। तो हमको पता है, हमको बताया कि सराउंडिंग का है सिग्मा टी की पावर 4। तो बताओ, मैंने कल ही बताया था कि जो डार्क सराउंडिंग है वो परफेक्ट ब्लैक बॉडी के टाइप से काम करता है। कल ही बताया था कि डार्क सराउंडिंग परफेक्ट ब्लैक बॉडी के टाइप से काम करता है। तो सराउंडिंग किस रेट से रेडिएशन निकालेगा? ई तो 1 ना। तो डार्क सराउंडिंग परफेक्ट ब्लैक बॉडी के टाइप से काम करता है, इसलिए सराउंडिंग के लिए ई तो 1। ए इस बॉडी का एरिया। तो बताओ कि सराउंडिंग बॉडी पर कितनी रेडिएशन गिराएगा वो देखना है। तो उसके लिए ए इस बॉडी का एरिया सिग्मा और टी सराउंडिंग का टेम्परेचर मतलब टी नॉट की पावर 4। हम पक्का बोल सकते हैं, है ना, सॉरी है ना, हम पक्का बोल सकते हैं कि सराउंडिंग का खुद का टेम्परेचर टी नॉट है। तो बताओ सराउंडिंग कितनी रेडिएशन निकालेगा या बॉडी पर कितनी रेडिएशन गिराएगा? ए सिग्मा टी नॉट की पावर 4 इस रेट से रेडिएशन गिराएगा। शक तो नहीं है? हेलो, नो सर। ये बोल सकते हैं कि सराउंडिंग ए सिग्मा टी नॉट की पावर 4 इस रेट से रेडिएशन निकालेगा, मतलब बॉडी पर इस रेट से रेडिएशन गिराएगा। अब बताओ, अगर परफेक्ट ब्लैक बॉडी होती तो जितनी रेडिएशन गिराई जाती है सबके सबको एब्जॉर्ब कर लेती, लेकिन ये ब्लैक बॉडी नहीं, ऑर्डिनरी बॉडी है जिसकी एब्जॉर्बिटी ए है। तो इस पर ए सिग्मा टी की टी नॉट की पावर 4 इस रेट से रेडिएशन गिराई जा रही है, तो एब्जॉर्ब कितना करेगा? ए टाइम्स एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ए सिग्मा टी नॉट की पावर 4 इंटू स्मॉल है, इतना एब्जॉर्ब करेगा। और हमको पता है कि इसमें जो एब्जॉर्बिटी होती है इमिसिविटी के बराबर होती है, तो एब्जॉर्बिटी को इमिसिविटी ई भी लिख सकते हैं। तो रेडिएशन एब्जॉर्ब करने की रेट मतलब डी बाई टी इन आ गया। बस तुम बताओ कि रेडिएशन इमिशन की भी रेट देख ली और एब्जॉर्प्शन की भी देख ली। अब हमको दोनों का रिजल्टेंट निकालना है ना। हमको दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, मतलब बॉडी द्वारा रिजल्टेंट रेडिएशन, है ना, ये बॉडी द्वारा रिजल्टेंट हीट लॉस की रेट देखनी है। तो तुम बताओ कि बॉडी की रिजल्टेंट रेट ऑफ हीट लॉस मतलब डीक्यू लॉस बाय टी देखना है ना। तो रिजल्टेंट हीट निकलने की रेट देखनी है तो आउट माइनस इन होगा, है ना, समझ आना कि रिजल्टेंट हीट निकलने की रेट देखनी है तो आउट माइनस इन मतलब डी बाई टी आउट माइनस डी बाई टी इन। तो डी बाई टी आउट तो ये सिग्मा टी की पावर 4 माइनस डी बाई टी इन ये सिग्मा टी नॉट की पावर 4। बस सॉल्व करेंगे तो ये सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। तो ये पूरे रेडिएशन का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो इसको याद रखना है, क्योंकि बार बार हम गधोटाई से इतना आविष्कार नहीं कर सकते। सुना ना कोई कि बार बार इतना डिटेल नहीं समझ सकते, तो इसको रिजल्ट की फॉर्म में याद रखना। ये तो मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, है ना, सीधे सीधे दिमाग में छप जाना चाहिए ना। तो मान लेते हैं कि टी टेम्परेचर की कोई ऑर्डिनरी बॉडी है ना, मान लेते हैं कि टी टेम्परेचर की कोई ऑर्डिनरी बॉडी है जो तीनों टेम्परेचर के डाउन सराउंडिंग में रखी है, तो एब्जॉर्ब भी करेगी, इमिट भी करेगी। बताओ रिजल्टेंट हीट निकलने की रेट कितनी होगी? ई ए सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। इसके अंदर सारी चीजें आ गई। तुम बताओ कि अगर बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो फिर हीट निकलने की रेट ज्यादा, एब्जॉर्ब करने की रेट कम, तो रिजल्टेंट हीट लॉस होगा। और उल्टा हो, बॉडी का टेम्परेचर कम और सराउंडिंग का ज्यादा हो तो फिर इमिट कम करेगा, एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा, तो फिर रिजल्टेंट हीट एंटर करेगी। कर लोगे? यस यस सर। ठीक है, तो ध्यान रखना कि इस फॉर्मूले के बाद अब कुछ राज रहा ही नहीं, है ना, सारे राज तुम्हारे सामने खोल दिए। बस इस फॉर्मूले से हम सारी चीजें बोल सकते हैं, है ना, इस फॉर्मूले से सारी चीजें बोल सकते हैं। जैसे मैंने बताया था ना, मैंने बताया था कोई ब्लैक बॉडी हो कम टेम्परेचर पर हो तो एब्जॉर्प्शन डोमिनेटिंग होगा। तो ये तुम खुद कर सकते हो। बताओ बॉडी का टेम्परेचर बहुत कम हो, है ना, सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा और बॉडी का टेम्परेचर कम हो, तो टी नॉट की पावर 4 के कंपैरिजन तो टी की पावर 4 नेग्लिजिबल होगा। सही बोला मैंने? यस सर। हेलो, Yes, sir. कोई ध्यान रखना कि बॉडी का टेम्परेचर, है ना, कम हो और सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा हो, तो उस केस में टी नॉट की पावर 4 के कंपैरिजन टी की पावर 4 तो बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा। तो उस केस में इमिशन होगा तो सही,
लेकिन नेग्लिजिबल होगा, एब्जॉर्प्शन ही डोमिनेटिंग होगा। और दूसरा केस भी बताया था कि अगर बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, 500 डिग्री सेंटीग्रेड हो और सराउंडिंग का बहुत कम हो, 300 केल्विन हो, 27 डिग्री, तो तुम बताओ कि तब बॉडी का टेम्परेचर काफी ज्यादा और सराउंडिंग का कम है, तो फिर टी की पावर 4 बहुत ज्यादा होगा, तो उसकी कंपैरिजन में टी नॉट की पावर 4 नेग्लिजिबल होगा, तो तब एब्जॉर्प्शन नेग्लिजिबल होगा और इमिशन डोमिनेटिंग होगा। तो जो चीजें बताई थी बिल्कुल सही बताई थी कि कम टेम्परेचर पर एब्जॉर्प्शन डोमिनेटिंग होगा और ज्यादा टेम्परेचर पर इमिशन डोमिनेटिंग होगा। होंगे तो दोनों, लेकिन कम टेम्परेचर पर एब्जॉर्प्शन डोमिनेटिंग और बॉडी ज्यादा टेम्परेचर हो तो इमिशन डोमिनेटिंग होगा। आगे बढ़ जाऊं मैं? हेलो सर, एक Yes. डाउट था। ये तो फॉर्मूला याद रखना। क्या हेलो डाउट सर। था यार? सर ऐसा बोल दे कि सर इसको एरिया बढ़ाएंगे तो इमिशन या ऑब्जर्प्शन ज्यादा हो जाएगा, ये गलत हो गया? खुद बताओ ना, अगर इसका एरिया बढ़ा दे तो एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा एज वेल एज इमिशन भी ज्यादा होगा। कौन डोमिनेटिंग है वो तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, ओके सर। ये ध्यान रखना। बस ये रेडिएशन का मेन कंसेप्ट पढ़ लिया। अब इसी पे बेस एक एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन ले रहा हूँ, लेकिन थोड़ी सी मैंने डेटा चेंज कर दिए। मैं ऐसा कर रहा हूँ, एक पेज छोड़ देता हूँ ताकि क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख दूं, अगले पेज पे सॉल्यूशन करता हूँ, क्योंकि एग्जाम में कोई चित्र थोड़ी दिया होता है। चल क्यों नहीं रहा है? अरे हाँ बच्चों, आवाज आ रही है? Yes, sir. यस तो ध्यान रखना कि रेडिएशन का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ लिया कि टी टेम्परेचर की बॉडी टी नॉट टेम्परेचर के सराउंडिंग में रखी हो तो रिजल्टेंट हीट निकलने की रेट ई है सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। ये पढ़ लिया। अब देखो, इसी पे बेस एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन ले रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी करने के लिए, ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी सा इजी करने के लिए मैंने डेटा को चेंज कर दिया है ना। बहुत ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में स्लाइड पर लिख करके भेजूंगा, अभी मैं जस्ट एक्सप्लेन ही कर लेता हूँ, थोड़ा फटाफट देखना है ना। देखो, इस बार हमको दे रखा है कि मेटल की कोई पतली सी प्लेट है
है ना, ध्यान से देखना है, सॉरी, है ना। तो इस बार हमको दे रखा है कि मेटल की कोई बहुत पतली सी प्लेट है ना, कहाँ आवाज आ रही है, ये तो हमको दे रखा है मेटल की कोई पतली सी रेक्टेंगुलर प्लेट है, इस प्लेट की लेंथ 10 मीटर, सॉरी बच्चों बाहर डिस्टर्बेंस है ना, ध्यान से देखना। तो हमको दे रखा है कि मेटल की कोई पतली रेक्टेंगुलर प्लेट है, इसकी लेंथ 10 मीटर, विड्थ 5 मीटर दे रखी है, इसका मास 2 kg दे रखा है, और इस मेटल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4 × 10⁻³ जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड पर केल्विन भी लिख सकते हैं ना। तो हमको दे रखा है ये प्लेट बहुत गर्म है ना, प्लेट बहुत गर्म है और उसका टेम्परेचर हमको 727 डिग्री सेंटीग्रेड इतना दे रखा है, और इस प्लेट को हमने डार्क सराउंडिंग में रखा है, जहां सराउंडिंग का टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड ये दे रखा है ना। उसके प्लेट की ट्रांसमिटिविटी दे रखी है और रिफ्लेक्टिविटी दे रखी है, और मेन चीज ये दे रखी है कि इस बार प्लेट को जमीन पे नहीं रखा है, ऐसे हवा में लटका कर रखा है ना, वही प्लेट को जमीन में नहीं, ऐसा थोड़ा सा ऊपर रखा है। तो तुम बताओ इस बार इसकी ऊपर वाली सरफेस से भी रेडिएशन निकलेगी और नीचे वाली सरफेस से भी निकलेगी, सही बोला? यस यस सर। बताओ अगर इस प्लेट को जमीन पर रखा होता तब तो केवल ऊपर वाली सरफेस से रेडिएशन निकलती, लेकिन ऐसे एनवायरनमेंट में रखा हुआ है तो इस बार ऊपर और नीचे दोनों सरफेस से रेडिएशन निकलेंगी। तो बस ये सारे डेटा दे रखे हैं ना, सारे डेटा दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन में कुछ पार्ट पूछे हैं, तो देखो पहले पार्ट में तो पूछा है कि ये प्लेट है ना, प्लेट से नेट किस रेट से रेडिएशन एनर्जी निकलेगी या नेट हीट निकलने की रेट कितनी होगी वो देखना है। फिर सेकेंड पार्ट में हमको पूछा है ना, सेकेंड पार्ट में पूछा है कि हीट निकलने के बावजूद भी इस प्लेट का टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, तो हमको किस रेट से हीट सप्लाई करनी पड़ेगी वो देखना है। और थर्ड पार्ट में हमको दे रखा है कि अगर हम हीट सप्लाई ना करें तो फिर हीट निकलने के कारण इसका टेम्परेचर घटेगा, तो इस इंस्टेंट पर इसका टेम्परेचर किस रेट से घटेगा वो देखना है। हिम्मत करके स्टार्ट करते हैं ना, हेलो, यस सर हिम्मत करके स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना। तो हमको दे रखा है गर्म प्लेट है और वो सराउंडिंग में रखी है ना, दोनों का टेम्परेचर दे रखा है, लेकिन हमको पता है कि रेडिएशन में टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना होगा, है ना। रेडिएशन में टेम्परेचर को केल्विन में, तुम बताओ कि प्लेट का टेम्परेचर 727 डिग्री सेंटीग्रेड है, केल्विन के लिए 273 ऐड करेंगे तो प्लेट का टेम्परेचर केल्विन में कितना आएगा 1000 केल्विन, और सराउंडिंग का टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, केल्विन के लिए 273 ऐड करेंगे तो इससे सराउंडिंग का टेम्परेचर केल्विन में कितना हो जाएगा 300 केल्विन ये हो जाएगा। उसके देखो प्लेट की इमिसिविटी को भी घुमा फिरा करके दे रखा है, ट्रांसमिटिविटी 0.1, रिफ्लेक्टिविटी 0.4, तो इससे हम इमिसिविटी निकाल सकते हैं। बताओ कितनी होगी? 0.5 0.5 बिल्कुल सही 0.5। आवाज नहीं प्लीज। तो हमको पता है कि एब्जॉर्बिटी रिफ्लेक्टिव ट्रांसमिटिव का एडिशन 1 होता है, उस मत बोलो प्लीज, उसमें ट्रांसमिटिविटी 0.1, रिफ्लेक्टिविटी 0.4, तो सॉल्व करेंगे तो एब्जॉर्बिटी 0.5 और एब्जॉर्बिटी इतनी है तो इसकी बहन इमिसिविटी भी बिंदास 0.5 ही होगी, है ना। तो ये सारी चीजें हमको दे रखी हैं, है ना। तो क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि इस इंस्टेंट पर, है ना, इस इंस्टेंट पर प्लेट से नेट हीट निकलने की रेट कितनी होगी वो देखना है ना। सुना, तो हमको पूछा है कि इस इंस्टेंट पर प्लेट से रिजल्टेंट हीट निकलने की रेट कितनी होगी वो देखना है। तो अभी मैंने चमका कर याद कराया था, है ना, कि अभी, है ना, अभी मैंने चमका कर याद कराया था कि टी टेम्परेचर की कोई बॉडी हो और वो टी नॉट टेम्परेचर, ठीक है ना, वही टी टेम्परेचर की कोई बॉडी हो जो टी नॉट टेम्परेचर के डार्क सराउंडिंग में रखी हो, तो रिजल्टेंट हीट निकलने की रेट कितनी होती है बताओ? ई ए सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4 लिख सकते हैं ना। यस सर है ना, तो हम बोल सकते हैं कि इस प्लेट से रिजल्टेंट हीट निकलने की रेट सिंपली ई ए सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4 ये होगी। बस सिंपली सबकी वैल्यू रखते हैं।
तो थोड़ा पीछे खिसका देता हूँ, जगह की कमी पड़ जाएगी। एंड वही कि रिजल्टेंट हीट निकलने की रेट इतनी होती है, सबकी वैल्यू रख देते हैं। पहले ये इमिसिविटी हमको दे रखा है कि इसकी इमिसिविटी कितनी है 0.5 है ना। तो ये इमिसिविटी 0.5। ए मैंने बताया था कि ए इसका एक्सटर्नल सरफेस एरिया। तो ध्यान रखना कि प्लेट को अगर जमीन पर रखा हो तब तो केवल ऊपर वाली सरफेस से रेज निकलेंगी, तो तब तो एरिया लेंथ इंटू विड्थ मतलब 50 लिखेंगे। लेकिन इसको ऐसे लटका कर रखा है तो ऊपर वाली सरफेस से भी रेज निकलेंगी और नीचे वाली सरफेस से भी रेज निकलेंगी। तो ए इसका एक्सटर्नल सरफेस एरिया बताओ। ऊपर वाले है ना, ऊपर वाली जो सरफेस है उसका सरफेस एरिया लेंथ इंटू विड्थ मतलब 50, और नीचे वाली सरफेस वहां से भी रेज निकलेंगी तो उसका भी सरफेस एरिया 50। तो टोटल सरफेस एरिया 50 + 50 मतलब 100। उसके सिग्मा तो हमको पता है कि सिग्मा की वैल्यू 5.67 इंटू 10⁻⁻8 होती है। या इसको हम अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं 17/3 इंटू 10⁻8 लिख सकते हैं ना। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. सिग्मा की वैल्यू दी होती है तो सिग्मा 17/3 इंटू 10⁻8, आगे टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। तो टी इस बॉडी का केल्विन टेम्परेचर वो कितना है 1000 की पावर 4 माइनस टी नॉट एनवायरमेंट का केल्विन टेम्परेचर 300 की पावर 4 ये हो गया है ना। आगे इसको सॉल्व कर लेना है ना। यहाँ मैं पूरा सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, बाकी मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, मैं पूरा सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, बाकी डायरेक्ट बता रहा हूँ। इन सबको अगर तुम सॉल्व करोगे है ना, डायरेक्ट बता रहा हूँ, इन सबको तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आएगा 17 इंटू 10⁴ है। तो सॉल्व करेंगे तुम्हारे पास नेट हीट निकलने की रेट कितनी आएगी 17 इंटू 10⁴ जूल पर सेकेंड। या जूल पर सेकेंड को दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं वॉट, सही है ना इधर। तो बस प्लेट से नेट हीट निकलने की रेट कितनी होगी 17 इंटू 10⁴ जूल पर सेकेंड। रिजल्टेंट इस रेट से हीट निकलेगी है ना। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर लिया। अब चलो क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखना। सेकेंड पार्ट को तो मैं यही लिख देता हूँ है ना। क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखना। तो सेकेंड पार्ट पे हमको दे रखा है कि बताओ है ना। सेकेंड पार्ट पे हमको दे रखा है कि बताओ इस प्लेट से इस रेट से हीट निकलती रही तो इसका टेम्परेचर घट सकता है ना। हेलो हेलो, Yes, sir. हम सोच सकते हैं, अब नहीं हम सोच सकते हैं कि प्लेट से लगातार इस रेट से हीट निकलती रही तो प्लेट का टेम्परेचर घट सकता है, लेकिन हमको कुछ भी करके प्लेट का टेम्परेचर मेंटेन रखना है। तो तुम खुद बताओ, तुमको बताओ कि प्लेट का टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए क्या करना पड़ेगा। जिस रेट से हीट निकल रही है उसी रेट से हीट को हीट सप्लाई भी करनी पड़ेगी। तो बताओ 17 इंटू 10⁴ इस रेट से हीट निकल रही है तो इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए हमको उसी रेट से हीट सप्लाई भी करनी पड़ेगी। सही बोला, Yes, sir. खुद बताओ लगेगा। ऐसे ही कम रेट से हीट सप्लाई करने टेम्परेचर घटने लगेगा, लेकिन हमको इस प्लेट का टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन रखना है। तो हम बोल सकते हैं कि प्लेट का टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन रखने के लिए जिस रेट से हीट निकल रही है उसी रेट से हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। तो हीट किस रेट से निकल रही है ना, हीट किस रेट से निकल रही है 17 इंटू 10⁴ जूल पर सेकेंड। इस रेट से हीट निकल रही है तो हमको आग जला करके या कुछ भी करके इसी रेट से हीट सप्लाई करनी पड़ेगी तो टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। कर लोगे। हेलो, Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो थर्ड पार्ट सेकेंड पार्ट में हुई कि टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए जिस रेट से हीट निकल रही है उसी रेट से हमको हीट सप्लाई भी करनी पड़ेगी है ना। चलो अब थर्ड पार्ट देखना। तो चलो थर्ड पार्ट में मान लेते हैं ना, थर्ड पार्ट में मान लेते हैं कि इसको कोई भी एडिशनल हीट सप्लाई नहीं की जा रही है। देखना इधर ना, थर्ड पार्ट में हमको दे रखा है कि प्लेट को कोई एडिशनल हीट सप्लाई नहीं की जा रही है। तो हम पक्का बोल सकते हैं ना, पक्का बोल सकते हैं कि उस केस में तो प्लेट से लगातार हीट निकलती रहेगी। सही कहा। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. कि थर्ड पार्ट में इसको कोई बाहर से हीट सप्लाई नहीं की जा रही है। तो बस तुम बताओ कि रेडिएशन के कारण से हीट लगातार निकलती जाएगी, और हीट लगातार निकलती जाएगी तो उसके कारण प्लेट का टेम्परेचर लगातार घटता जाएगा। तो हमको पूछा है कि इस इंस्टेंट पर है ना, इस इंस्टेंट पर प्लेट का टेम्परेचर किस रेट से घटेगा वो देखना है।
तो देखो मैंने तुमको है ना, मैंने तुमको हीट ट्रांसफर में कैलोरीमेट्री का एक कंसेप्ट बिल्कुल चमका कर बताया था कि कभी भी है ना, कभी भी हमको पूछे किस रेट से हीट निकल रही है, टेम्परेचर किस रेट से घटेगा, तो उसके लिए dq लॉस बाई टी को खोल करके क्या लिख देंगे, माइनस ms dt बाई डी स्मॉल टी। भूल तो नहीं गए? No, sir. No, sir. आवाज नहीं यार, मैंने कैलोरीमेट्री के वाले कंसेप्ट तुमको चमका कर बताए थे ना, तो तुमको चमका कर बताया था कि कभी भी हीट मिलने की रेट हो, कभी भी हीट मिलने की रेट हो तब तो उसको खोल करके प्लस ms dt बाई डी स्मॉल टी लिखते हैं, लेकिन हीट निकलने की रेट हो तो इसको माइनस ms dt बाई डी स्मॉल टी, है ना। तो बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए, वही कि प्लेट से इस रेट से हीट निकल रही है, टेम्परेचर किस रेट से घटेगा वो पूछे, तो उसके लिए बताओ, है ना, तो उसके लिए बताओ dq लॉस बाई टी को खोल कर क्या लिख देंगे, माइनस ms dt बाई डी स्मॉल टी ये लिख देंगे। बस हमको देखना है कि टेम्परेचर गिरने की रेट कितनी होगी, मतलब माइनस dt बाई डी स्मॉल टी कितना होगा वो देखना है ना। टेम्परेचर गिरने की रेट या माइनस dt बाई डी स्मॉल टी देखना है तो ms को उधर ट्रांसफर कर लो, तो कितना आएगा 17 इंटू 10⁴ अपन m, तो m 2 kg और s कितना दे रखा है 4 इंटू 10⁻3। इसको सॉल्व कर लेना, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसको सॉल्व करोगे तुम्हारे पास अप्रोक्सीमेटली 21 आएगा, 21 केल्विन पर सेकेंड, ये इसको 21 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेकेंड भी बोल सकते हैं, मतलब dt है, टेम्परेचर में चेंज तो डिग्री सेंटीग्रेड में भी उतना है और केल्विन में भी उतना ही। फिर ध्यान रखना कि रेट ऑफ हीट लॉस को माइनस ms dt बाई डी स्मॉल टी, तो इससे माइनस dt बाई डी स्मॉल टी मतलब टेम्परेचर गिरने की रेट 21 केल्विन पर सेकेंड, या श्रद्धा हो तो 21 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेकेंड, इस इंस्टेंट पर इस रेट से टेम्परेचर गिरेगा। और तुम बताओ कि माइनस dt बाई डी स्मॉल टी को क्या बोल सकते हैं, टेम्परेचर गिरने की रेट, और टेम्परेचर गिरने की रेट को दूसरे शब्दों में कूलिंग की रेट बोलते हैं, रेट ऑफ कूलिंग बोलते हैं। कर लोगे ना, मैं लिख देता हूं कि माइनस dt बाई डी स्मॉल टी को हम क्या बोल सकते हैं बताओ, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, या टेम्परेचर गिरने की रेट को दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं, रेट ऑफ कूलिंग। तो ये निकाल लिया, हो जाएगा। चलो इसका एक लास्ट क्वेश्चन बता देता हूँ, जस्ट 2 मिनट में लूंगा, देख लेना इसका। सर एक डाउट है। क्या डाउट है? सर उस इस प्लेट से मतलब साइड से रेडिएशन नहीं निकलेंगे? क्या हुआ? साइड से रेडिएशन नहीं निकलेंगे जो साइड में है? नहीं बोल रहा हूँ, पतली सी प्लेट है, आवाज नहीं है ना, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा, पतली सी प्लेट है, पतली सी प्लेट है, इससे साइड वाला एरिया को बिल्कुल नेग्लिजिबल मान सकते हैं, तो प्रॉपर लिख करके भेजूंगा। आगे बढ़ जाओ। Yes, sir. बढ़िया sir. बाकी सही है कि अच्छी मोटी ताजी प्लेट होती तब तो साइड से भी रेडिएशन निकलते, अभी नहीं निकलेंगे। Hello, sir. हाँ बच्चों आवाज आ रही है? हेलो हेलो। Yes, sir. तो देखो रेडिएशन, आवाज नहीं प्लीज, देखो रेडिएशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूँ, Hi, sir. आवाज नहीं प्लीज। रेडिएशन का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो ध्यान रखना कि कई बार रेडिएशन के क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी से मिक्स करके पूछे जाते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी से मिक्स करके लेना, बहुत ध्यान से देखना है ना, केयरफुल देखना। तो देखो इस बार हमको दे रखा है कि नाइक्रोम का कोई सिलेंड्रिकल रेजिस्टिव वायर है, फिर से बोला है ना, कोई हमको दे रखा है, क्या हो रहा है यार, ठीक है फिर से बोला हूँ,
तो हमको दे रखा है कि नाइक्रोम का कोई, है ना, नाइक्रोम का कोई लंबा सॉलिड सिलेंड्रिकल पतला रेजिस्टिव वायर है। तो हमको दे रखा है कि ये नाइक्रोम का जो वायर है ना, ये नाइक्रोम का जो वायर है इसकी क्रॉस सेक्शन रेडियस r दे रखी है, इसकी लेंथ l दे रखी है, और इसका रेजिस्टेंस कैपिटल R दे रखा है। और तुम खुद बताओ कि हमको दे रखा है कि बहुत लंबा वायर है, मतलब ये जो कर्ड एरिया होगा उसके कंपैरिजन में ये सिरों का जो एरिया होगा उसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं। सही कहा? यस सर। बहुत लंबा वायर है, Yes, sir. मतलब कर्ड एरिया के कंपैरिजन में सिरों का जो एरिया उसको बिल्कुल नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो कोई नाइक्रोम का कोई यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंड्रिकल रेजिस्टिव वायर है ना। और हमको दे रखा है कि बाहर से इस पर ब्लैक कलर पोत दिया है ना, कोई कि बाहर इस पर ब्लैक कलर को हमने पेंट कर दिया है। बस मानना है कि ये नाइक्रोम का वायर एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी के टाइप से काम कर रहा है ना। और हमको दे रखा है कि नाइक्रोम के वायर को शुरू में एनवायरनमेंट में रखा है। हमको दे रखा है कि नाइक्रोम के वायर को शुरू में एनवायरनमेंट में रखा है या सराउंडिंग में रखा है, इसका टेम्परेचर टी नॉट है। और ये तो कोई अनपढ़ ही बोल सकता है कि सराउंडिंग का टेम्परेचर टी नॉट है तो शुरू में इस नाइक्रोम के वायर का भी टेम्परेचर टी नॉट ही होगा। शक तो नहीं है? हेलो, नो सर। तो सराउंडिंग का टी नॉट शुरू में, ये नाइक्रोम का जो वायर है उसका भी टेम्परेचर टी नॉट ही होगा, है ना। अब देखो, अब इसमें करंट फ्लो कराने के लिए इससे वी वोल्टेज की बैटरी लगा देते हैं, है ना वही। तो करंट फ्लो कराने के लिए इससे वी वोल्टेज की बैटरी लगा देते हैं और स्विच ऑन करते हैं, है ना। तो हमको अच्छे पता है, ठीक है ना। तो हमको अच्छे पता है, बताओ स्विच ऑन करेंगे तो नाइक्रोम के वायर में करंट फ्लो होगी, और हमको अच्छे पता है कि रेजिस्टर वायर में करंट फ्लो होगी तो उसके कारण इसके अंदर हीट भी प्रोड्यूस होगी। सही कहा ना? है तो वही Yes, sir. बैटरी से कनेक्ट करके स्विच ऑन कर रहे हैं तो नाइक्रोम के वायर में करंट फ्लो होगी, और हमको पता है कि इसमें करंट फ्लो होगी तो हीट भी प्रोड्यूस होगी, तो उसके कारण वायर गर्म होगा, और वायर गर्म होगा तो फिर वायर से एनवायरनमेंट में रेडिएशन के थ्रू हीट निकलेगी भी सही। बस बताओ, हीट प्रोड्यूस भी होगी और रेडिएशन के तरीके से हीट निकलेगी भी सही। तो कुछ टाइम के बाद इसका टेम्परेचर स्टेडी हो जाएगा। तो हमको पूछा है कि कुछ टाइम के बाद इस रेजिस्टिव वायर का स्टेडी स्टेट टेम्परेचर कितना होगा वो देखना है। और उसके बाद लास्ट पार्ट में पूछा है कि इस नाइक्रोम वायर का टेम्परेचर टाइम के साथ किस टाइप चेंज करेगा, उसका हमको रफली ग्राफ भी बनाना है। चलो हिम्मत करके स्टार्ट करते हैं ना, है ना, हिम्मत करके स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना, है ना, केयरफुल देखना। तो हमको दे रखा है कि सॉलिड सिलेंड्रिकल नाइक्रोम का रेजिस्टिव वायर है, क्रॉस सेक्शन रेडियस r, लेंथ l, इसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कैपिटल R है ना। करंट फ्लो कराने के लिए V वोल्टेज की बैटरी लगा दी है, स्विच ऑन कर दिया है ना। बस हमको अच्छे पता है कि स्विच ऑन करेंगे तो इसमें, है ना, वही पता है कि स्विच ऑन करेंगे तो इसमें करंट फ्लो होगी। और ये भी पता है ना, हमको ये भी पता है कि किसी भी रेजिस्टर वायर में अगर करंट फ्लो होगी तो उसमें हीट भी प्रोड्यूस होगी। हमको पता है कि किसी भी रेजिस्टर वायर में करंट फ्लो कराएंगे तो उसमें हीट भी प्रोड्यूस होगी। और बताओ इस रेजिस्टर वायर में किस रेट से हीट प्रोड्यूस होगी? आई स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं या फिर वी स्क्वायर ओपन आर भी लिख सकते हैं। इस बार कौन सा बेटर रहेगा? वी स्क्वायर ओपन आर बेटर रहेगा। करंट को क्यों फालतू बीच में लाए, डायरेक्ट बोल सकते हैं ना, सॉरी, है ना, करंट को बीच में लाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट बोल सकते हैं कि बैटरी, है ना, डायरेक्ट बोल सकते हैं कि बैटरी, और इस रेजिस्टर वायर की भी टांग अड़ाने के लिए और कोई है ही नहीं। तो बताओ, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है तो इस पूरे नाइक्रोम वायर के भी अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V होगा। तुम बताओ कि इसके अक्रॉस लगाया गया पोटेंशियल डिफरेंस V, इसका रेजिस्टेंस R, तो बताओ इसमें किस रेट से हीट प्रोड्यूस होगी? V स्क्वायर R की रेट से हीट प्रोड्यूस होगी। तो बताओ हीट प्रोड्यूस होने की रेट है, इसलिए इसको मैं dQ/T इन बोल देता हूँ। शक तो नहीं है ना? तो बोल रहा हूँ कि V स्क्वायर ओपन R की रेट से हीट प्रोड्यूस होगी ना, तो ये हीट मिलने की रेट है, ये हीट प्रोड्यूस होने की रेट है, इसलिए इसको मैं dQ/T इन बोल देता हूँ। तो इसमें हीट प्रोड्यूस होने की या हीट मिलने की रेट तो V स्क्वायर ओपन R है। लेकिन तुम बताए ना, तुम बताओ कि करंट फ्लो कराने के कारण इसमें हीट प्रोड्यूस होगी, और हीट प्रोड्यूस होगी तो उसके कारण वायर गर्म हो जाएगा, कह सकते हैं ना वही कि करंट फ्लो कराने के कारण हीट प्रोड्यूस होगी, और हीट प्रोड्यूस होने के कारण वायर गर्म हो जाएगा। तो है ना, तो मान लेते हैं कि इसी इंस्टेंट पर वायर का टेम्परेचर T है, सही ना, वही हीट प्रोड्यूस होने के कारण वायर गर्म हो जाएगा, तो किसी इंस्टेंट पर वायर का टेम्परेचर T मान लेते हैं। तुम बताओ कि
इस इंस्टेंट पर है ना, इस इंस्टेंट पर वायर का टेम्परेचर T है और एक T नॉट टेम्परेचर के सराउंडिंग में रखा है, तो रेडिएशन के कारण इससे हीट निकलेगी भी सही। सही बोला? हेलो हेलो, Yes, sir. ये बोल सकते हैं इस इंस्टेंट पर वायर का टेम्परेचर T और सराउंडिंग का टेम्परेचर T नॉट है, तो रेडिएशन के कारण हीट निकलेगी भी सही। और बताओ है ना, रिजल्टेंट हीट निकलने की रेट कितनी होगी? वो E सिग्मा T की पावर 4 माइनस T नॉट की पावर 4। बस अब रिजल्टेंट हीट निकलने की रेट देखते हैं। इसको मैं dq बाई टी आउट बोल देता हूं, है ना। रिजल्टेंट हीट निकलने की रेट को dq बाई टी आउट बोल देता हूं। तो तुम बताओ कि स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के अकॉर्डिंग, है ना, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के अकॉर्डिंग रेडिएशन के तरीके से रिजल्टेंट हीट निकलने की रेट कितनी होगी? बताओ। सिंपली E सिग्मा T की पावर 4 माइनस T नॉट की पावर 4 वैल्यू रख देता हूं। बताओ, इस पर बिल्कुल ब्लैक कलर पोत दिया है, ब्लैक कलर पोत दिया हूं तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी के टाइप से काम कर रहा है, तो E तो 1। ए इसका सरफेस एरिया, तो तुम बताओ कि बहुत लंबा वायर है, तो सरफेस एरिया के नाम पर केवल कर्ड एरिया ही होगा, मतलब 2 पाई RL ही होगा। ये पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर वाले एरिया को नेग्लिजिबल मान सकते हैं। सही है ना? तो लंबा वायर है, इसे जो भी सरफेस एरिया होगा मेनली कर्ड एरिया होगा 2 पाई RL सिग्मा, इसका टेम्परेचर T तो T की पावर 4 माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर T नॉट तो T नॉट की पावर 4। तो बस तुम बताओ, है ना, सॉरी तुम बताओ कि करंट फ्लो होगी तो उसके कारण हीट प्रोड्यूस होगी, है ना। तो तुम बताओ कि हीट प्रोड्यूस होने की रेट, है ना, सोच के बताओ, हीट प्रोड्यूस होने की रेट, हीट मिलने की रेट तो v स्क्वायर अपन आ रहे हैं, और रेडिएशन के तरीके से हीट निकलने की रेट इतनी है। तो तुम बताओ कि जैसे ही हीट मिलने की रेट और हीट निकलने की रेट बराबर हो गई, तो फिर इसका टेम्परेचर स्टेडी हो जाएगा, मतलब कांस्टेंट हो जाएगा। तो पक्का बोल सकते हैं कि इसका टेम्परेचर स्टेडी होने के लिए जिस रेट से हीट मिल रही है उसी रेट से निकलनी चाहिए, मतलब dq बाई टी इन शुड बी इक्वल dq बाई टी आउट। सही कहा? है ना, बोल सकते हैं हीट मिलने की रेट ज्यादा हो तो टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट निकलने की रेट ज्यादा हो तो टेम्परेचर घटेगा। बाकी टेम्परेचर कांस्टेंट या टेम्परेचर स्टेडी होने के लिए जिस रेट से हीट मिल रही है उसी रेट से हीट निकलनी चाहिए, तो उसके लिए dq बाई टी इन शुड बी इक्वल टू dq बाई टी आउट। तो तुम बताओ कि dq बाई टी इन मतलब हीट मिलने की रेट तो v स्क्वायर अपन आर, और dq बाई टी आउट मतलब हीट निकलने की रेट E, A की जगह 2 पाई RL सिग्मा T की पावर 4 माइनस T नॉट की पावर 4। बस इनमें बाकी सबकी वैल्यू दे रखी है, तो इससे T निकाल सकते हो, मतलब इस वायर का स्टेडी स्टेट टेम्परेचर निकाल सकते हो ना। अब लास्ट पार्ट में देखना, तो लास्ट पार्ट में पूछा है कि इस पूरे प्रोसेस में, है ना, लास्ट पार्ट में पूछा है कि इस पूरे प्रोसेस में इस वायर का टेम्परेचर टाइम के साथ किस तरह चेंज करेगा, इसका ग्राफ बनाना है। तो तुम बताओ कि ग्राफ बनाने के लिए पूरी मैथमेटिक्स की जरूरत है क्या? हेलो, No, sir. तुम खुद नहीं है बताओ सर, नहीं कि है। आवाज नहीं, हमको नहीं फंक्शन है नहीं सर। केवल ग्राफ ही बनाना है, तो ग्राफ के लिए मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं है, इसको चालाकी से कर सकते हैं ना। तो चलो पहले शुरू में मतलब t इक्वल 0 पर देखते हैं। तो कोई अनपढ़ ही बोल सकता है कि शुरू में तो वायर का टेम्परेचर एनवायरमेंट के बराबर होगा, है ना, बोल सकते हैं कि शुरू में तो वायर का टेम्परेचर एनवायरमेंट के बराबर होगा, है ना। तो शुरू में वायर का टेम्परेचर एनवायरमेंट के बराबर होगा, मतलब टी नॉट होगा। फिर बताओ ना, फिर बताओ कि इसमें करंट फ्लो करेंगे तो जूल हीटिंग प्रोड्यूस होगी, और जूल हीटिंग के कारण इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना। वही कि करंट फ्लो करेंगे तो जूल हीटिंग प्रोड्यूस होगी, और जूल हीटिंग के कारण इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन लगातार नहीं बढ़ेगा। वही कि करंट के कारण या जूल हीटिंग के कारण इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो सही, लेकिन लगातार नहीं बढ़ेगा। तुम बताओ, है तुम बताओ कि जैसे ही जिस रेट से हीट आ रही है उसी रेट से हीट निकलने लग गई, तो उसके बाद इसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, स्टेडी हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि लंबे टाइम के बाद इसका टेम्परेचर स्टेडी हो जाएगा, स्टेडी हो जाएगा मतलब कांस्टेंट हो जाएगा। ऐसा ही रहेगा ना ग्राफ। शुरू में टेम्परेचर टी नॉट, करंट फ्लो करेंगे तो जूल हीटिंग के कारण टेम्परेचर बढ़ेगा, और बताओ लंबे टाइम के बाद, है ना, लंबे टाइम के बाद जैसे ही हीट प्रोड्यूस होने की रेट और हीट निकलने की रेट बराबर हो गई, तो फिर इसका टेम्परेचर स्टेडी हो जाएगा। ऐसा ग्राफ होगा, ठीक है ना। तो ये रेडिएशन का काफी सारा कंप्लीट कर लिया। अब बच्चों हम नेक्स्ट वीक में करेंगे, बाकी संडे को, सॉरी सैटरडे को मैं इसमें डिस्कशन करूंगा, तो होमवर्क देख लेना, है ना। सैटरडे को एक तो करंट की पूरी शीट डिस्कस करेंगे,
है ना। एक्सरसाइज 2 के पार्ट सेकंड को लास्ट में करूंगा। और हीट ट्रांसफर, ठीक, हीट ट्रांसफर में कंडक्शन के क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 में कंडक्शन के क्वेश्चन को चुन चुन करके कर लेना, है ना। आई थिंक ए सेक्शन तो कंडक्शन हीट ट्रांसफर का है और बी सेक्शन आई थिंक ये स्टेडी स्टेट और उस टाइप का है, तो कंडक्शन वाले क्वेश्चंस कर लेना। सैटरडे को डिस्कस करूंगा। मीटिंग में एंड कर दो यार। सर हाँ सर बोले कि सर करंट इलेक्ट्रिसिटी में कलर कोड ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ाए नहीं? हाँ वो याद है। 2 चीजें बची हुई हैं, एक तो कलर कोड और एक ट्यूब का रेजिस्टेंस, तो मैं किसी दिन तुमको भेजूंगा अलग से, ठीक है ना। सर करंट इलेक्ट्रिसिटी अभी, हाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी हीट ट्रांसफर में कितना बाकी है अभी? अब 2 लेक्चर लगेंगे यार, बीम का डिस्प्लेसमेंट लॉ और न्यूटन्स कूलिंग लॉ, ठीक है ना। यस सर। चलो मीटिंग एंड कर रहा हूँ फिर। गुड नाइट सर। हाँ, स्लाइड भेजने में कुछ टाइम लगेगा मुझे, लगभग 10-20 मिनट लगेंगे क्योंकि क्वेश्चन के साथ भेजूंगा, ठीक है, तब नोट कर लेना। Good.